वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है और अ, दो दो विषय हैं, दो इंपॉर्टेंट पक्ष हैं, फंडामेंटल टॉपिक है और इसके साथ-साथ हमारा बेसिक चीज़ इकोसिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इकोसिस्टम और इकोसिस्टम के विभिन्न प्रकार और उसके थोड़ा-सा साइकिल के बारे में, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस साइकिल, ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करना होगा। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं यूपीएससी के द्वारा इस एरिया से जो दो आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसको लेकर के कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है? तो आज ये जो पहला टॉपिक है, इस पे आज कोई आपको सवाल नहीं कराएँगे, आज आपको सवाल देंगे, ठीक है? तो पढ़ने के बाद आज 20 क्वेश्चंस का सेट देंगे, है ना? कल सुबह अपलोड होगा वो या अभी थोड़ी देर में ही अपलोड कर देंगे। एक बार अच्छे से पढ़िएगा, 20 सवाल करिएगा इसको पहले और देखिएगा कि खुद से ये सवाल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से आपको सवाल कराते-कराते ला रहे हैं। तो इसको अच्छे से आज पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ये वाला टॉपिक देखिएगा। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद वो है इंटरैक्शंस, बायोलॉजिकल इंटरैक्शन। कि विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शंस हैं, उस संदर्भ में कुछ एग्जांपल्स, कुछ करंट की बातें, अलग-अलग इंटरैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसकी चर्चा भी आज करने की ज़रूरत है। वो भी 6-7 प्रकार का इंटरैक्शन है, मूलतः 5 प्रकार का इंटरैक्शन और ये 6 प्रकार की बातें, मतलब कुल 11-12 प्रकार के आइडियाज़ आज आपको मालूम होने चाहिए। चलिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन ये कॉन्सेप्ट क्या है ना? या पारिस्थितिकी उत्तराधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, वो है क्या? ये सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि प्रकृति का उद्भव और विकास कैसे होता है? हम ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमेजिन करें कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस भी जगह पे परिवेश पे रह रहे हैं, आप सोचिए कि आपके चारों तरफ पेड़, पौधे, नदी, झरने ये सब से आप घिरे हुए हैं। तो मसला ये है, हम समझना ये चाहते हैं या हम अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, ये परिवेश का शुरुआत कैसे हुआ होगा? कौन-सी पहली वनस्पति आई होगी? जिसने यहाँ पर है ना हरियाली या हरा-भरा किया होगा। क्या ये जितने पेड़ आप देख रहे हैं अपने आस-पास, क्या सर्वप्रथम वही आए होंगे या उससे पहले छोटे-छोटे पेड़-पौधे आए होंगे, घास आए होंगे, मॉसेस आए होंगे, लाइकेन्स मतलब कैसे? यानी कि आज जो पेड़-पौधे देख रहे हैं, है ना? जो भी वनस्पति आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र विशेष में, क्या ये एक बार का ही परिणाम है या ये भी इवोल्यूशन का परिणाम है? इसको मैं शुरू करने से पहले ही बहुत क्लियर कर देता हूँ, जिसको ऐसे समझ लीजिए कि हम मानव आज अगर यहाँ तक यात्रा में पहुँचे हैं, तो माना जाता है ना कि मानव का उद्भव और विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है प्राइमेट से, बंदर से, बंदर से इवॉल्व होते-होते हम आज इस स्थिति पे पहुँचे। अब आगे और इवॉल्व होकर के कहाँ जाएँगे, नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम इवोल्यूशन का हिस्सा हैं। क्या हम आज से करोड़ों साल पहले ऐसे ही थे या 10 लाख साल पहले, 15 लाख साल पहले हम ऐसे ही थे या हम में या आज से 10 लाख साल पहले पहले के मानव का उद्भव और विकास एक यात्रा का परिणाम है ना? तो माना जाता है कि प्राइमेट है ना? प्राइमेट से हम इवॉल्व हुए हैं। चिंपैंजी हमसे हमारा सबसे करीबी है चिंपैंजी। लगभग 98% डीएनए उसके साथ शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि वो 2% डिफरेंस जो है, वो हमको चिंपैंजी से अलग कर देता है। लेकिन ये इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा? जब हम ये पढ़ते हैं तो ये विषय होता है एंथ्रोपोलॉजी का, कि मानव विकास का उद्भव और विकास कैसे हुआ होगा। ऐसे ही हम वनस्पति के उद्भव और विकास की बात करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में वनस्पति का उद्भव और विकास कैसे हुआ होगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन कि परिस्थितिकी एक बार में ही जो आपके आस-पास का परिवेश है, वो एक बार के ही विकास का परिणाम ना होकर के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इवोल्यूशन हुआ है। अब जैसे मैंने मानव के संदर्भ में प्राइमेट से लेकर के है ना मनुष्य तक की एक बात रखी। अब ऐसे ही सोचिए कि अगर कोई वनस्पति है, जैसे कि घास है, वनस्पति जैसे कि घास, तो मान लीजिए कि घास है। अब अगर आप घास को ध्यान से देखेंगे तो घास की जड़ें होती हैं। घास की जड़ें होती हैं और घास का वो जो ऊपर हरा-हरा है वो पत्ता होता है। उसके तने बहुत मजबूत नहीं होते, तना भी होता है लेकिन तने बहुत मजबूत नहीं होते। क्या घास में फल निकलता है? छोटे-छोटे बीज, जब घास थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे थोड़े छोटे-छोटे बीज होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और पीछे जाएँ तो कुछ ऐसे हरे-भरे या आप कह सकते हैं कि वनस्पति होते हैं जैसे मोसेस एंड लाइकेन्स, ना उनका जड़ होता है, ना उनका तना होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि पेड़-पौधों की एक विशेषता क्या है? उनका जड़, उनका तना, उनके पत्ते, उनके फल, है ना? तो क्या पेड़ों ने पहली बार में ही सीख लिया होगा कि हमको जड़ चाहिए, हमको तना चाहिए, हमको पत्ता चाहिए, हमको फल चाहिए? या ये एक इवोल्यूशन का परिणाम होगा, है ना? इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन अगर हुआ है, तो कैसे हुआ है? और फिर धीरे-धीरे करके उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? परिस्थितिकी उत्तराधिकार, इकोलॉजिकल सक्सेशन होता कैसे है? तो यहाँ पर जो 5-6 तरीके हैं या परिस्थितिकी उत्तराधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 5
कि प्राथमिक सक्सेशन क्या होता है और द्वितीयक सक्सेशन क्या होता है या द्वितीय उत्तराधिकार क्या होता है। तो पहले हमारा जो फंडामेंटल पक्ष है वो ये समझना कि प्राथमिक और द्वितीयक क्या होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राथमिक क्या और द्वितीयक का, दोनों के बीच का अंतर क्या। कई बार यूपीएससी वहां पर परिस्थितिकी उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 3-4 स्टेटमेंट देगा और फिर उसके बाद उसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे मैं आपके सामने जो स्टेटमेंट है वो रखता हूं यहां पर। पहला, इकोलॉजिकल सक्सेशन का बेसिक बात। इकोलॉजिकल सक्सेशन को आप मतलब मैं चाहता हूं ना विजुअलाइज विजुअलाइज कर लें आप। इसलिए मैं खूब सारे पीपीटी में ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, बेसिकली रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन। अभी तक तो किताब पढ़ते आए थे ना, है ना? वही शब्दावली पढ़ते आए थे। अगर वही शब्दावली पढ़ करके अगर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता, तो जरा सोचिए कि एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व था ना। एनवायरनमेंट को भी विजुअलाइज करने की जरूरत है, इमेजिन करने की जरूरत है। जैसे ही कोई कॉन्सेप्ट आए, सारी चीजें दिखनी चाहिए आपको। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा हुआ होगा, मतलब एक फिल्म की तरह चलना चाहिए। तो यहाँ पर परिस्थितिकी अनुक्रमण को ये देखिए, एक पहला सीन या पहला मान लीजिए कि मूवी का सीन, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति, ये चौथी स्थिति और ये पांचवी स्थिति। पहला स्थिति, इमेजिन करें कि आज से 460 करोड़ साल पहले, आज से 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी एकदम गर्म गैस का गोला था और लगभग लगभग, है ना, इस 460 करोड़ में से लगभग 60 करोड़ साल, है ना, या आप ऐसे समझिए कि लगभग लगभग 60 करोड़ साल तक पृथ्वी बस गैस की तरह उबल रहा था। थोड़ा सा ठंडा हुआ लेकिन ज्वालामुखी की क्रिया चल रही थी। तो शुरुआत के 460 करोड़ साल में से 60 करोड़ साल तो ऐसे हैं जब पृथ्वी एकदम गर्म एक तप्त मैग्मा से चारों तरफ फैली हुई थी। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ केवल ज्वालामुखी, केवल ज्वालामुखी, केवल ज्वालामुखी। आज से लगभग 400 करोड़ साल पहले, है ना, धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हुई और ठंडी होनी शुरू हुई तो ठोस ऊपर का क्रस्ट का निर्माण होना शुरू हुआ। ये ऐसा क्रस्ट, ये ऊपर का ऐसा ठोस। तो मान लेते हैं कि आज से 400 करोड़ साल पहले, 400 करोड़ ईयर्स बैक, आज से 400 करोड़ साल पहले, 400 करोड़ ईयर्स बैक पृथ्वी कुछ ऐसा था, है ना? बैरन लैंड, है ना? कोई जैविक चीजें नहीं थी। अब मसला ये है कि कभी तो उद्भव और विकास हुआ होगा, कभी तो ये हरा भरा हुआ होगा। तो कभी ये हरा भरा हुआ होगा तो कंडीशंस बदले होंगे, थोड़े से सिचुएशंस बदला होगा, पृथ्वी ठंडी हुई होगी। धीरे 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 करके जब ठंडा हुआ होगा तो उस पूरे प्रोसेस में जो पहले वनस्पति का विकास हुआ होगा, वो पहला वनस्पति आज के वनस्पति का पूर्वज होगा। और अगर वो पूर्वज होगा तो जरा सोचिए कि उसने भी जीना सीखते सीखते सीखा होगा, है ना? जो आज उसकी जड़ें हैं, उसके तने हैं, उसके पत्ते हैं, उसके फल हैं। और कई बार आप फलों को देखते हैं कि फल के बाहर एक स्ट्रॉन्ग सा नारियल है, नारियल के अंदर बाहर स्ट्रॉन्ग बाहर सा और फल उसके अंदर है, बीज उसके अंदर है। ये सब चीज प्रोटेक्शन का तरीका है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को बचा के रखना है। आम आम की गुठली को देखिए, बाहरी हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर है, उसका बीज। और जब सही कंडीशन मिलेगा, पानी, नमी, है ना, थोड़ी सी गर्माहट, तो देखिए कि अगर कहीं पर आपने आम का एक खा करके गुठली फेंक दिया है, तो 1 आध 2 साल 4 साल तक वो गुठली कहीं पड़ा होगा, है ना? पड़ा हुआ है। वो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे लिए अनुकूल दशाएँ आएँगी और जब अनुकूल दशाएँ आएँगी तो उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो बाहर जो मटीरियल है, हार्ड सरफेस है, वो अंदर के जेनेटिक मटीरियल को बचा के रखा हुआ है। तो नेचर ने ये सीखा होगा ना कि मुझे अगर बचना है, अपने जैसा और बचाना है, तो बाहर एक हार्ड सरफेस बना लेता हूँ। मेरे फल, मेरा जो बीज है, उस फल के चारों तरफ एक हार्ड सरफेस हो। ताकि मेरा जेनेटिक मटेरियल बचा रहे और मैं फिर से अपने आप को रिप्लिकेट कर सकूं। ये भी सीखते सीखे सीखे होंगे। ये सब इवोल्यूशन का हिस्सा है ना? तो जो वनस्पति है वो वनस्पति का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, है ना? फ्लोरा की बात कर रहे हैं, वनस्पति की बात कर रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कैसे हुआ होगा। तो पहली स्थिति क्या हुई होगी, बैरन लैंड। और उसके बाद ये काई जैसे, जिनकी ना जड़ें हैं, ना तने हैं, ना पत्ते हैं, जो है वो यही है ना? ऐसा कुछ पहला वनस्पति का विकास हुआ होगा, फर्स्ट वनस्पति, जिसमें जिसने सूरज की रोशनी का संश्लेषण करना सीखा होगा। बस इतनी बात आती होगी कि सूरज की रोशनी का संश्लेषण कर लें, दैट्स इट। और उससे भोजन बनाने की क्रिया शुरू हुई होगी। ये पहले वनस्पति होंगे। तो पहला, इसको क्या मैं कहूंगा, पाइनियर्स, प्रथम छोटे छोटे प्लांट्स।
देखेंगे आगे मॉसेस एंड लाइकेंस कहते हैं। फिर धीरे-धीरे करके इन्होंने केमिकल रिलीज करना शुरू किया होगा और इन चट्टानों और पत्थरों को ब्रेक डाउन करना शुरू किया गया होगा। तो चट्टानें टूटी होंगी, टूट-टूट करके मृदा का निर्माण होना शुरू हुआ होगा और धीरे-धीरे करके इनका भी जो इवोल्यूशन हुआ होगा, उसमें ऐसे वनस्पति ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिनके बीज होंगे, जिनके फल होंगे, जिनके फूल होंगे, है ना? छोटी-छोटी जड़ें होंगी, पतले-पतले तने होंगे, है ना? छोटे-छोटे फूल होंगे, ऐसे पेड़-पौधों का विकास हुआ होगा, है ना? इंटरमीडिएट, श्रब, झाड़ियाँ। इसके बाद और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ करोड़ों सालों में इन्होंने ही सीखा होगा कि इन सब ने मृदा का निर्माण करना शुरू किया होगा, खराब हो रहे होंगे तो इसी में ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो है ना? उर्वरता की मात्रा बढ़ रही होगी। इन्हीं में से कुछ सीड्स ने, कुछ बीजों ने अपने आप को बड़ा किया होगा कि अब मेरे पास तो खूब भोजन है, भोजन की कोई कमी नहीं है, मिनरल्स खूब है, मृदा का निर्माण हो गया है। तो इनमें से कुछों ने इवोल्यूशन करके, है ना? सीरल स्टेज, क्रमिक चरण मतलब बड़े-बड़े पेड़-पौधों में कन्वर्ट हुए होंगे। ऐसा हुआ होगा। और इसी प्रोसेस में जो लास्ट होगा, फाइनल, जैसे आज के जो पेड़-पौधे आप देखते हैं, है ना? पिछले 200-400 सालों से आम का पेड़ ही है, उसके अलावा कुछ नहीं बन गया है। इसका मतलब ये हाईएस्ट स्टेज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय, कि इससे ज्यादा वनस्पति का कोई इवोल्यूशन नहीं है, है ना? एक ऐसा इवोल्यूशन जिसमें एक पेड़ पौधों के सर्वाइवल के लिए गहरी जड़ें चाहिए, गहरी जड़ें चाहिए, मजबूत तना चाहिए, जिसमें पानी को स्टोर कर सके, जिसमें, है ना, वो जो तना है वो क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट का रास्ता है कि कोई चीज नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए। यानी कि जो भी बीज, या आप कह सकते हैं कि जो जड़ें हैं जिन्होंने पोषण लिया, पोषण ग्रहण किया, तो पोषण ग्रहण करने के बाद वो उस पोषण को ऊपर पत्तों तक पहुंचा सके और पत्तों में जो भोजन बने वो हर पेड़ के हर हिस्से तक पहुंच सके। तने का यही काम होगा। देखेंगे जाइलम फोलम के नाम से जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण पेड़ पौधों का अंग क्या होगा, उसके तने, है ना, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं किसमें, मूवमेंट में। कच्चा माल पेड़ पौधों से पत्तों तक और पका हुआ माल या मिनरल्स, खनिज, भोजन, है ना, पत्तों से लेकर के तनों तक, जड़ों तक। तनों का काम है पाइप को, अंदर जो पाइप है उसको स्ट्रेट रखे ताकि मूवमेंट बड़े आराम से हो सके, है ना। अतिरिक्त मात्रा में पानी स्टोर करके रखें ताकि सूखा पड़े तो एक टैंकर की तरह काम करे, है ना, और वो पानी का इस्तेमाल करके पेड़ अपने आप को सरवाइव कर पाए, है ना। इसके पत्ते हो, है ना, और साथ ही साथ इसके फल हो। फल इसलिए ताकि ये अपने जैसा और बना पाए, ये हाईएस्ट स्टेज। ये चार चीजें चाहिए। और अगर वनस्पति में चौथा, जड़ हो, तना हो, पत्ता हो, फल हो, अगर ये इवोल्यूशन हो गया है तो वो उसका हाईएस्ट स्टेज है। ये चार चीजें उसको चाहिए। इसको हमने कहा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स समुदाय। तो क्या इस बैरन लैंड से, नग्न भूमि से यहां तक की यात्रा एक एक सीक्वेंस की यात्रा होगी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ होगा। और कई बार इसके में डिस्टरबेंस हो गया होगा, ये वनस्पति का इवोल्यूशन हो रहा होगा, पता चला है ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। ऐसा हो सकता है। तो मान लेते हैं कि अगर शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है, अगर शुरुआत बिल्कुल जीरो से हुई है, एकदम जीरो से हुई है, तो ऐसा अगर परिस्थिति अनुक्रमण है तो उसका नाम कुछ होगा और उसी को हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ये जो पहला पक्ष है, प्राइमरी सक्सेशन, है ना। कौन सा, प्राइमरी सक्सेशन। अनुक्रमण की अवस्थाओं में जो पहला अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, है ना। प्राथमिक का मतलब हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन का सिंपल मतलब जो बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है। मान लेते हैं कि जीरो से शुरू होते होते ये यहां पहुंचने वाला था या पहुंच भी गया, लेकिन कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और ये सब तहस तहस हो गए, है ना, खत्म हो गए। कुछ बच गए, हो सकता है कुछ वनस्पति बच जाए। तो अब जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, कुछ वनस्पति बच गया, बाकी सबका सर्वनाश हो गया। तो अब जो सक्सेशन होगा वो जीरो से ना शुरू होकर के बीच में कहीं से होगा, तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, यही कहेंगे। तो सक्सेशन जो है या अनुक्रमण है वो बिल्कुल जीरो से शुरू हो सकता है, या संक्रमण जो है, या सॉरी, अनुक्रमण जो है, सक्सेशन जो है, वो बिल्कुल जीरो से ना शुरू होकर के कहीं बीच से शुरू हो सकता है। कुछ इस स्थिति से, कुछ इस स्थिति से शुरू हो सकता है ना। कुछ बीजें वहां रही हो
जंगल में आग लग जाए, उसके बाद भी कुछ वनस्पति रह जाए, कुछ बीजें रह जाए, तो ऐसे में ये अनुक्रमण प्राथमिक ना होकर के द्वितीयक कहलाएगा। तो ये 2 ही बातें हैं। अनुक्रमण 2 प्रकार का, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू हो, तो प्राथमिक, और इनके बीच से कहीं हो, कहीं कोई अव्यवस्था क्रिएट हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखे की स्थिति हो जाए, अधिकतर वनस्पति खराब हो जाए, लेकिन कुछ बच जाए, तो जो शुरुआत होगा उसको कहेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। तो यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? परिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी चर्चा करूंगा। प्राथमिक अनुक्रमण में तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है। प्राथमिक अनुक्रमण में तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में। तो स्टेटमेंट गलत होगा। प्राथमिक अनुक्रमण में तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय लगता है द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में, है ना? क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हैं और द्वितीयक अनुक्रमण तो कहीं बीच से शुरू हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा बेसिक प्राथमिक और द्वितीयक को लेकर के कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम कहें तो कुछ, अगर मैं कहूं तो ये जो स्थिति होगी कि बिल्कुल आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, बैरन लैंड है, तो जो पहला कम्युनिटी आएगा, पहली वनस्पति का उद्भव और विकास होगा, पहली कम्युनिटी का जो उद्भव और विकास होगा, है ना, उस पहली कम्युनिटी को हम क्या कहेंगे? तो उस पहली कम्युनिटी को हम कहते हैं पाइनियर स्पीसीज, अग्रणी प्रजातियां। कई बार यूपीएससी सवाल आपसे पूछेगा। अब अगर मैं कहूं कि अग्रणी प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं, अग्रणी प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जिनकी जड़ें, तने, है ना, फल, सब कुछ विकसित होते हैं, यानी कि बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जीवन का उद्भव तो सिंगल सेल से हुआ है ना, तो सिंगल सेल से हुआ तो वनस्पति जो सबसे शुरू होगा बहुत सिंपल होगा। एक ही सेल सारे काम करता होगा, वही जड़ का भी काम करता होगा, वही तने का काम करता होगा, वही पत्ते का भी काम करता होगा। तो जो अग्रणी प्रजातियां होंगी बहुत ही सिंपल प्रजातियां होंगी, उनकी जड़ें, तने, पत्ते अलग-अलग नहीं होंगे। ये सब का काम कोई एक ही चीज करता होगा, यानी कि जड़ों का बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा, तने नहीं होंगे, और जो पत्ते होंगे वही फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, वही नमी धारण कर रहे हैं, वही, है ना, नीचे से मृदा से पोषण धारण कर रहे हैं, सब वही काम कर रहे हैं। अग्रणी प्रजातियां, पाइनियर स्पीसीज। क्लियर है? तो यूपीएससी करेगा क्या, इसमें क्या सवाल पूछ सकता है? मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आपके सवाल को एट एनी कॉस्ट एड्रेस करूं। तो यहाँ पर पाइनियर स्पीसीज से क्या सवाल पूछेगा? उस दिन कुछ वनस्पति के नाम रखेगा और उनमें से क्या करेगा, कहेगा कि इनमें से कौन कौन से पाइनियर स्पीसीज है। पाइनियर का मतलब है कि सबसे पहले यही आकर के कॉलोनी बसाते हैं, है ना, बैरन लैंड पे, और फिर धीरे धीरे करके इवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो पाइनियर स्पीसीज सबसे महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पे जीवन और उद्भव, पृथ्वी के जीवन और उद्भव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर ये नहीं होते तो फर्दर इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में इनका सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, इनके बारे में मालूम भी होना चाहिए। और अगर किसी क्षेत्र विशेष में दिखे, किसी जंगल में ये दिख जाए, है ना, कि उस जंगल में पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी उसके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये तभी वहां रह सकते हैं जब अनुकूल परिस्थितियां हो। प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इनका होना ही इस बात का इंडिकेटर है कि वो जगह स्वस्थ है, हेल्दी है, क्योंकि ये वैसे ही हेल्दी जगह पे रहना पसंद करते हैं। ये शुरुआती दौर के हैं, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, इनका ग्रोथ संभव हो पाएगा। तो इनका देखा जाना किसी भी जंगल में, किसी भी वनस्पति में, किसी भी क्षेत्र विशेष में, तो यूपीएससी अगर कहता है कि इनका देखा जाना एक संकट की स्थिति है, प्रॉब्लम है, नहीं, इनका देखा जाना संकट को कम करने की स्थिति है। इनका देखा जाना इस बात को बताता है कि जंगल स्वस्थ है, हेल्दी है, शानदार है। अभी एग्जाम्पल देते हैं आपको, लेकिन पहले कुछ नाम याद कर लेते हैं। उनमें से 2 नाम याद कर लीजिए, मॉसेस एंड लाइकन्स। मॉसेस एंड लाइकन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन? देखने में, देखिए कई बार देखते होंगे यार ऐसा लाइकन, इसको देखिए, काई। मॉसेस को क्या कहते हैं? काई। जैसे कई बार देखते होंगे ना कि जब बारिश वारिश होती है तो दीवार पे या कहीं पर पत्थर उत्थर पे जहां पर नमी वनी है, आप देखते होंगे ऐसा हरा हरा उगाता है, इसको काई कहते हैं। काई को देख करके क्या लगता है? लगता है गड़बड़ है। काई का होना ही किसी एक पार्टिकुलर इकोसिस्टम में उसके हेल्थ का इंडिकेटर है, सूचक है कि शानदार स्थिति। 2 स्पीसीज पहले नाम याद करते हैं, लाइकेंस, ये ऐसा कुछ, ऐसा इसका हल्का हल्का पत्ता जैसा उभरा हुआ हो और ये बिल्कुल बारीक सा हो, तो इसको लाइकन कहा गया। फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ब्रेक डाउन रॉक्स टू फॉर्म सॉइल, है ना, कि पहले कॉलोनाइजर है, चट्टान को तोड़ करके मृदा का निर्माण करते हैं। फॉर्म डेंस मैट्स, घना, अगर काई को देखें या काई के ऊपर चले तो मुलायम सा महसूस होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट सा महसूस होता है।
फॉर्म डेंस मैट्स, रिटेन वाटर, एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक और नाम याद रख लीजिए। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ ग्रासेस, वीड्स, ये तो बात की बात है। ये एल्गी, समुद्र में अगर इसी को कहेंगे तो काई, है ना, शैवाल और प्लैंकटन, है ना, ये जो काई जैसा आप देख रहे हैं ना पानी में कई बार, इसको हम एल्गी कहते हैं। ये सब पाइनियर स्पीसीज है, किसी जगह विशेष में प्रथम इंडिकेटर्स हैं। थोड़ा सा देखते हैं इसको, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या है मसला। इसको वैसे तरीके से समझते हैं, है ना, एक सिचुएशन के माध्यम से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं कि कोई एक जंगल है, एक जंगल है ना, कोई एक जंगल है मान लेते हैं। कोई एक जंगल है, जैसे मान लेते हैं कि ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में मान लेते हैं कि ये लाइकन है और ये मॉसेज है, काई है। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये दोनों हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये छूने में स्पंज जैसा लगेगा, मुलायम लगेगा? मुलायम लगेगा। तो अगर किसी जंगल में, सपोज करिए किसी जंगल में ये है, किसी जंगल में फैले हुए हैं, है ना, नीचे जमीन पे फैले हुए हैं, तो क्या जो ये स्पंज जैसे हैं, क्या इन्होंने अपने अंदर नमी धारण की हुई है? नमी धारण किए हुए होंगे। तो अगर नमी धारण किए होंगे तो नीचे मृदा में नमी की मात्रा होगी, मॉइस्ट होगा मृदा। अगर ये जहां पर होंगे, जहां पर मॉसेज होंगे, तो इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा, नमी धारण कर किए होंगे। इसका मतलब जो पेड़ पौधे हैं, अगर ये उस मिट्टी पे ऐसे फैले हुए हैं तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट मिट्टी पे नहीं लगेगी, और मिट्टी पे नहीं लगेगी मतलब सॉइल पे नहीं लगेगा, तो सॉइल के अंदर नमी की मात्रा होगी, और नमी की मात्रा होगी तो जो जड़ होंगे पेड़ पौधों को, उनको लगातार नमी मिलता रहेगा, तो उनका विकास बेहतर होगा। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये किसी जंगल में है, तो इस बात के सूचक हैं कि स्थिति शानदार है। पहला, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मृदा में नमी को मेंटेन करने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये जंगल में प्रदूषण होता, आसपास माइनिंग होता, है ना, तो धूल के कण बहुत होते, और धूल के कण बहुत होते तो जो मॉसेस आप देख रहे हैं इस पे आके तो बहुत बारीक है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर रहे हैं, सूरज की रोशनी के प्रकाश का संश्लेषण कर रहे हैं। अगर यहाँ धूल के कण बहुत ज्यादा होते, तो इनका जो ऊपर है, इनके ऊपर धूल के कणों की परतें जम जाती, और परतें जम जाती तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाते, इनका होना पॉसिबल ही नहीं। तो अगर ये किसी जंगल में है, तो इस बात का ये सूचक है कि वहां पॉल्यूशन का लेवल कम है। इनका होना इस बात का सूचक है कि मृदा में नमी की मात्रा लंबे समय तक बनी रहेगी। यानी कि पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे और बीजों का अंकुरण हो रहा है, उन बीजों को के अंकुरण के लिए जो नमी चाहिए, ये उस नमी को लगातार धरा में मेंटेन करके रखेंगे, ताकि उसके अंकुरण की संभावनाएं तुलनात्मक रूप से बनी रहें या बढ़ जाएं। इसलिए किसी जंगल में मॉसेस, काई का देखा जाना, लाइकन्स का देखा जाना, इस बात का सूचक है कि वो जंगल ग्रो करेगा। जो बीज होंगे उनके अंकुरण की संभावनाएं होंगी, क्योंकि मृदा में नमी की मात्रा बनी रहेगी। क्लियर है? तो इस संदर्भ में क्या हो गया? पाइनियर स्पीसीज। तो अगर यूपीएससी कहता है कि इनका होना शानदार है, तो स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन अति की स्थिति भी गड़बड़ है। तो एल्गी वाले में देखेंगे कि एल्गी का होना सही है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होना भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन हाँ, मॉसेस और लाइकन्स का किसी जंगल में होना एक शानदार स्थिति को बताता है। अगर किसी पेड़ पे काई जमा हुआ देखें, अगर किसी पेड़ पे देखें, कि कई बार देखते हैं ना, कभी आप जाएं, खास करके जैसे उत्तराखंड जाइए आप, नैनीताल, नैनीताल से थोड़ा सा उत्तर के मतलब ऊपर की तरफ जाइए, या लैंसडाउन जाइए, या आप लबासना जब जाएंगे मसूरी, तो वहां जाइए, जहां पर भी आप देखेंगे घने जंगल हैं, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जो मॉसेस एंड लाइकन्स है, ये वहां पर ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर सूरज की रोशनी जरूरत से ज्यादा पड़ेगी तो इनकी जड़ें तो है नहीं कि जब वाष्पीकरण हो तो ये नीचे मिट्टी से खूब सारा नमी धारण कर ले। इनकी जड़ें तो बहुत कम गहर, जड़ें ना के बराबर है। वही ऊपर का हरा रंग सारा काम करता है, वही फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, वही मृदा से पोषण धारण का भी काम कर रहा है, और वही उसमें अंदर वही तना भी है, उसी स्पंज में पानी है, नमी है। तो अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी, तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो घने जंगलों में देखे जाते हैं।
और अगर किसी पेड़-पौधों पे जमे हुए हैं, तो ये नहीं कि अरे ये तो पेड़ खराब होने वाला है, इसके ऊपर तो काई ही काई जम गया है। काई का होना इस बात को है कि उस पेड़-पौधों में नमी की मात्रा आस-पास बनी रहेगी। उसके ग्रोथ होने की संभावनाएँ तुलनात्मक रूप से ज़्यादा शानदार हों। ठीक है? तो इसको हमने कहा क्या? पायनियर स्पीशीज़। तो यहाँ दोबारा वापस आते हैं। दोबारा इस दोबारा वापस आते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी जगह विशेष में अगर बैरन लैंड होगा, तो पहला ये जो आप हरा-हरा देख रहे हैं, प्रथम जो स्पीशीज़ होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मॉसेस एंड लाइकेन्स। ये हो गया? अब ज़रा सोचिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लगातार चट्टानों पे बने रहेंगे, है ना? कुछ केमिकल सीक्रेट करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे चट्टानें टूटेंगी, तो चट्टानें टूट करके यहीं इकट्ठी हो रही होंगी, तो किसका निर्माण होगा? सॉइल फॉर्मेशन होगा। और सॉइल फॉर्मेशन होगा तो इसी में से कुछ इवॉल्व होंगे, कुछ बीज बनेंगे और उनकी जड़ें, है ना? क्योंकि मृदा है तो ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। उनकी कुछ जड़ें विकसित होंगी। मॉसेस की तुलना में उनके कुछ पत्ते घास के थोड़े लीव्स जैसे हो जाएंगे, है ना? तो सेकंड स्टेज आ जाएगा। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? ये इस तरह का कुछ घास जिसकी जड़ें हों, है ना? जिसके पत्ते हों, जिसके फूल हों, बहुत विशाल नहीं होगा, लेकिन ऐसा होना शुरू हो जाएगा। यानी कि इवोल्यूशन होना शुरू हो गया है ना? तो सेकंड स्टेज ये आप कह सकते हैं कुछ ऐसा या कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट स्टेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर धीरे-धीरे करके यही इवॉल्व होकर के एक पूर्ण पेड़ की तरफ बढ़ेंगे, जो थोड़े बड़े होंगे, जिनके तने विकसित होंगे, जिनकी जड़ें विकसित होंगी, है ना? जिनके पत्ते तुलनात्मक रूप से बेहतर होंगे ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बेहतर तरीके से कर पाएँ। लंबा सर्वाइवल होगा, लंबा किसी एक सीजन में नहीं, लगातार साल भर बने रहेंगे, जैसे घास है। पानी मिला, नमी मिला तो ग्रो कर जाएगा और नहीं मिला तो सुषुप्तावस्था में हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इंतजार करेगा। क्यों? इसकी जड़ें, इसके तने नहीं है जो पानी को स्टोर करें और साल भर इसकी जरूरतों को पूरा कर पाए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ इवॉल्व होंगे और इवॉल्व होकर के उनकी जड़ें और तने बनेंगी। जड़ें इसलिए ताकि पानी ना भी मिले तो गहरी जड़ें नीचे से नमी धारण कर पाए। तने एक्स्ट्रा मात्रा में पानी को स्टोर कर पाए ताकि जब सूखे की स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। इवोल्यूशन। लेकिन पहला इवोल्यूशन में हम कह सकते हैं अग्रणी प्रजातियों में क्या होगा? मॉसेस एंड लाइकेन्स। चलिए चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना? थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब इसी में जैसे अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो वही है अनुक्रमण की प्रक्रियाओं में मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन में क्या होगा? सबसे पहले जो प्रारंभिक होंगे वो सुविधा प्रदान करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। इनको तो कोई फैसिलिटी मिली नहीं। जैसे इसको ऐसे समझिए कि कई बार आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको क्या कहेंगे? आपको कहेंगे कि आपको तो सब कुछ मिला है ना? आपका जीवन आसान है ना? पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ें हैं, है ना? इकोलॉजी पढ़ाने के लिए मृत्युंजय सर हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन वो अपने जीवन को आपके जीवन से तुलना करके कई बार कहते होंगे कि हमारे समय में ये नहीं था, हमारे समय में वो नहीं था। कहते होंगे कई बार। उनका जीवन ज़्यादा संघर्ष था, संघर्षपूर्ण था। उनकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई होगी। सेम इस इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि स्थितियाँ प्रतिकूल रही होंगी, अनुकूल नहीं रही होंगी। वो पहले व्यक्ति होंगे जो शायद अपने गाँव से, घर से बाहर निकले होंगे काम करने के लिए, है ना? और जब आगे निकले होंगे तो उनको पीछे भी देखना पड़ता होगा, पीछे जो परिवार है और वो उनको आगे भी देखना होगा। और आप अगर सेकंड जनरेशन है जो शहरों में रह रहे हैं या है ना, ग्रामीण परिवेश में ही रह रहे हैं लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हैं, तो इसका मतलब है आपका संघर्ष यहाँ से नहीं शुरू हुआ है, कहीं बीच से शुरू हुआ है। तो जो प्रथम कम्युनिटी होता है, जो प्रथम पायनियर स्पीशीज़ होता है, उसका संघर्ष तो बड़ा होता है। उसको समय लगता है चीज़ों को स्थिर करने में, है ना? तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि प्रारंभिक प्रजातियाँ पर्यावरण को इस प्रकार बदलती हैं कि बाद की प्रजातियों के लिए अनुकूल हो जाता है, फैसिलिटेट करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? हमको फैसिलिटेट करते हैं। हमको वो सारे कंडीशंस देने की कोशिश करते हैं जिससे वो महरूम रह गए, ताकि हमारा जीवन बेहतर हो पाए। अनुक्रमण की प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण है फैसिलिटेट करना। तो ये जो मैं आपसे बार-बार चर्चा कर रहा था, वो ये कि इस स्थान से इस स्थान पे पहुँचे ये। अब इस स्थान से यहाँ पर के लिए ये अन्य प्रजातियों के लिए क्या करेंगे? मिट्टी तो इन चट्टानों को ब्रेक डाउन करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे, है ना? ताकि मृदा का निर्माण हो सके। जिसमें आकर के दूसरे बीज, है ना? ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सके, जड़ों को गहरा कर पाएँ।
तो ये क्या कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं, है ना? ताकि आने वाली प्रजातियों का उद्भव और विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाए। तो अगर यूपीएससी उस दिन कहेगा, अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। प्राथमिक सक्सेशन शुरुआत से होता है, न्यूडेशन से, बैरन लैंड से, तो स्टेटमेंट सही होगा। जो प्राथमिक या अग्रणी प्रजातियां होती है, प्राइनियर स्पीसीज होती हैं, उनकी जड़ें, तने और पत्ते बहुत विकसित नहीं होते। ये सारा काम एक ही चीज कर रहा होता है, जैसे कि मॉसेज एंड लाइकेंस। इनकी भूमिका ये होती है कि ये आने वाली प्रजातियों के लिए एक संतुलित पर्यावरण क्रिएट करने की भरसक कोशिश करते हैं। इसका मतलब है एक सुविधा या फैसिलिटेशन क्रिएट करने में इनका महत्वपूर्ण रोल है। तो ये जैसे यहाँ पर है, ये फैसिलिटेट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ते-तोड़ते मृदा का निर्माण हो गया। तो इससे बड़े बीज आए जो इससे ज्यादा इवॉल्व थे, जिनकी जड़ें हो, तने हो, पत्ते हो। इस तरीके से नेचर इवॉल्व करता है, सहयोग करता है। अगर ये भूमिका ना हो, ये भाव ना हो, तो ऐसे में नेचर इवॉल्व नहीं करता है। तो जरा सोचिए कि एक समय तक, है ना, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लगातार अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, है ना? प्रयास करते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हम किसी के गोल को, है ना, पूरा करने में एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। चाहे आप इसको ऐसे समझिए कि फादर और सन या फादर और डॉटर। तो फादर सन और अपने मतलब अपने बेटा और बेटी दोनों को सहयोग कर रहे हैं ताकि वो अपने गोल तक पहुंच पाए। एक समय ऐसा आएगा जब आप उसी भूमिका में होंगे। आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप उसको फैसिलिटेट करें, है ना? कि उसके लिए बेहतर कंडीशंस क्रिएट कर पाएँ। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा समझिए कि मैं इस वाली स्थिति में हूँ, पहली वाली स्थिति में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये 2 स्थितियाँ क्रिएट कर पाऊँ ताकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मतलब आप बिल्कुल स्क्रैच से ना शुरू करें या संघर्ष ना हो, आप कम समय में 30-40 क्लासों को अच्छे तरीके से देखें, साधें और आपका इवोल्यूशन यानी कि आप क्लाइमेक्स तक पहुँच पाएँ, सारी चीज़ों को समझ पाएँ। तो यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो टीचर की भूमिका क्या है? फैसिलिटेट करने वाली, ताकि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाया जा सके। तो नेचर में अगर समाज में, नेचर में ऐसे लोग नहीं होंगे, तो समाज ग्रो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर नेचर में ऐसे वनस्पति ना हो, तो इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। फैसिलिटेट करने के लिए अगर टाँग खींचने लगे तो ये ऐसा केमिकल रिलीज़ करने लग जाए, जो दूसरों को इन्हिबिट करता हो, उसके विकास में बाधा पहुँचाता हो, तो इसका मतलब है कि इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि नेचर में ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे मानव के व्यवहार में दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे नेचर में भी दोनों चीज़ होती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जिनका हाथ ऐसा होता है, हमेशा ऐसा। ऐसा मतलब है सहयोग का भाव कि हाँ, मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ। कुछ न कुछ गिव या देने का भाव, है ना? मतलब वो लेने की तरफ नहीं है, वो दे रहे हैं। उनका भाव कुछ ऐसा होता है मन में। ऐसे लोग फैसिलिटेटर होते हैं, है ना? अग्रदूत होते हैं, बदलाव लेकर के आते हैं। ऐसे ही पर्यावरण में भी ऐसे अग्रदूतों की ज़रूरत होती है, जिसको हम प्राइमरी कम्युनिटी या आप जिसको आप कह सकते हैं कि वो क्या है, बिल्कुल ही बैरन लैंड्स है या आप कह सकते हैं उनको कि वो पायनियर स्पीसीज़ है। अग्रणी स्पीसीज़ हैं जिन्होंने उस क्षेत्र विशेष में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है ताकि आगे वाली जनरेशन बेहतर कर पाए। लेकिन कुछ वनस्पति ऐसे होंगे जो नेगेटिव रोल प्ले करेंगे, क्लियर है? इससे इवोल्यूशन नहीं होगा, इससे इवोल्यूशन रुक जाएगा, इससे इवोल्यूशन थम जाएगा। कभी भी वनस्पति में, कभी भी प्रकृति में, नेचर में, इकोसिस्टम में इनकी मात्रा ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो गई तो इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं करेगा। तो उस दिन यूपीएससी क्या कहेगा कि किसी इकोसिस्टम में, किसी परितंत्र में अगर जो फैसिलिटेट करने वाले कम्युनिटी हैं, वनस्पति हैं, स्पीसीज हैं, इनकी संख्या में कमी आ रही है, इनकी संख्या में कमी आ रही है और उन जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो दूसरों के लिए अवरोध क्रिएट कर रहे हैं, इनहिबिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वनस्पति की जैव विविधता का तेज गति से विकास होगा। विकास नहीं होगा, विनाश होगा, है ना? रुक जाएगा, इवोल्यूशन स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 सिचुएशंस हैं। एक फैसिलिटेट करने की भूमिका और दूसरा अवरोध क्रिएट करना। अवरोध क्रिएट करने को कई बार हम कहते हैं कि जैसे ये वनस्पति है, ये वनस्पति कई बार ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करेगा जो कि दूसरों को, है ना, दूसरों के लिए क्या होगा, को नुकसान पहुंचा रहा होगा, उनके ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे केमिकल्स जो दूसरे वनस्पति को बढ़ने से रोकते हैं, है ना, उसको रिड्यूस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एलिलोपैथी। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि आप गांव घर में हैं और तैयारी कर रहे हैं,
और लगे कि ये लड़का तो निकल जाएगा आगे, तो आप देखेंगे कई बार गाँव में क्या है, एफआईआर कि जानबूझ करके क्या करते हैं, एफआईआर करवा देते हैं कि अगर अगले जनरेशन पे कुछ एफआईआर हो जाए या कुछ केस वेस हो जाए तो खत्म, है ना? जब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो कुछ क्रिमिनल केसेस होंगे, तो ऐसे में है ना, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो माँ-बाप क्या कहते हैं आपको? माँ-बाप कहते हैं पढ़ो, आप पढ़ो, हम देख लेंगे। तो सुरक्षा कवच की तरह है और आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बस पढ़ो, है ना? इन सब मसलों में ना पड़ो, वो सब हम देख लेंगे। क्लियर है? लेकिन कई बार वो जो जानबूझ करके फेक एफआईआर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ग्रोथ ना हो पाए, इसको क्या कहेंगे? एलिलोपैथी। बहुत सारे लोग ईर्ष्या करेंगे, तो जो ईर्ष्या का भाव है, वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ तिकड़म लगाने लगे, जिससे आपका ग्रोथ ना हो, आपकी ग्रोथ में बाधा पहुँचाए, तो ऐसे समाज के लोगों को आप कहना शुरू कर दीजिए एलिलोपैथी, है ना? कि क्या कह सकते हैं हार्मफुल केमिकल, विष उगलते हैं, जो दूसरे के विकास में बाधा पहुँचाता है। ये स्थिति सक्सेशन अनुक्रमण के लिए संकट की स्थिति है, प्रॉब्लम की स्थिति है। अब चलिए ठीक है, यहां तक है। अब ये क्या कर रहा है, ये पॉल्यूशन या आप कह सकते हैं कि पॉइजन रिलीज कर रहा है, तो इसका व्यवहार क्या होना चाहिए? क्या इसके साथ तलवार निकाल करके लड़े, है ना? ऐसा तो पेड़ पौधे नहीं कर पाएंगे। तो इस पेड़ पौधे को ये सीखना पड़ेगा कि अगर कोई मुझ पे अटैक करे, कोई केमिकल रिलीज करे, कोई सिक्रीट करे, तो अगर मैं सहनशील बन जाऊं, मैं टॉलरेंट बन जाऊं, मैं अपना एक ढाल विकसित कर लूं, है ना? तो मेरा सर्वाइवल संभव हो सकता है। तो यहां पर अगर एक ये गलत व्यक्ति होगा, तो यहां पर कुछ स्पीसीज ऐसे होंगे जिनका बिहेवियर कैसा होगा, सहनशीलता, टॉलरेंस, कि आप केमिकल रिलीज करिए, है ना? आप केमिकल रिलीज करिए, लेकिन मेरा उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ जीव ऐसे होंगे इनमें से जो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ रिसोर्सेस, संसाधन। देखेंगे कि संकट की स्थिति है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे इनकी जड़ें आपस में जुड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया है, और तटीय इलाकों में पवनों की गति बहुत तेज है, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो वहां के पेड़ पौधे क्या सीखेंगे, अकेले सरवाइव करना मुश्किल है। अकेले सरवाइव करना मुश्किल है, अगर अकेले अकेले खड़े रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, अंदर ही अपने अपने जड़ों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ लेते हैं तो अब जब हवा चलेगा तो हर कोई एक दूसरे को बचा रहा होगा, है ना? और बचा रहा होगा तो ऐसे में पेड़ के गिरने की या उसके डैमेज होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। सहनशीलता, टॉलरेंस है ये भी। ये टॉलरेंस क्या है, बाहरी, यानी कि बाहर से जो पवन चला उसके प्रति हम क्या रणनीति अपनाएं जिससे हम अपने आप को साध पाए। तो आप ध्यान से देखेंगे ना कि तटीय इलाकों में जो वनस्पति होता है, उन वनस्पतियों को अगर आप देखेंगे तो उन वनस्पतियों की जड़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव के वनस्पति अकेले नहीं पाए जाते, झुंड में होते हैं, और सबकी जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ताकि समुद्र में जो लहरें आए, पवने आए, उससे वो उखड़े नहीं। इसलिए कितना भी तेज सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, आप देखेंगे कि जो मैंग्रोव के जंगल है वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, उनको कोई खास डैमेज नहीं होता है। बेसिकली क्यों? क्योंकि सबकी जड़ें आपस में, जंगल का हर पेड़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो उखड़ेंगे तो सब उखड़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं उखड़ेगा। क्लियर है? ये क्या है? एक रणनीति है ना? जहाँ पर आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो नेचर में ये अलग-अलग प्रकार की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ वनस्पति में देखने को मिलती है। तो कुछ फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जैसे मॉसेस एंड लाइकेन्स है। कुछ बदमाशी कर रहे होते हैं, अवरोध क्रिएट कर रहे होते हैं, इसको एलोलोपैथी कहेंगे। और कुछ टॉलरेंस, यानी कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ रही होंगी। तो जरा सोचिए कि ये 3 सिचुएशन मैंने आपके सामने रखा, ये स्थिति जैव विविधता को बढ़ाएगा, ये जो स्थिति है सहनशीलता, ये जैव विविधता को बढ़ाएगा, और अगर ये स्थिति एलिलोपैथी की ज्यादा हुई, तो ये स्थिति जैव विविधता के ह्रास का कारण बनेगा। तो अगर ऐसे जीव जिनमें एलिलोपैथी का भाव ज्यादा हो, उनकी संख्या तेज गति से ग्रो कर रही हो किसी जंगल में, किसी परितंत्र में, तो ये स्थिति संकट की स्थिति होगी। ठीक है? तो तीनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा। टॉलरेंस का शब्द है, अवरोध का शब्द है, इन्हिबिशन जिसको हम एलिलोपैथी या केमिकल सिक्रीट करना है, और जो पहला शब्द है सुविधा। इन तीनों को लेकर के हो सकता है कि उस दिन कुछ-कुछ स्टेटमेंट आपके सामने रखे जाएँ, घबराइएगा नहीं। तीनों का मतलब समझाए हैं, तीनों को अच्छे से समझिए, जीवन में उसको अपनाइए,
और उसी को नेचर में भी, पेड़-पौधों पे भी अप्लाई करके देखने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और खुद भी समझिएगा कि आपके जीवन में परिवर्तन क्या करेगा, इस सुविधा वाला, एलिलोपैथी वाला या सहनशीलता वाला। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से आपको लगे कि सहनशीलता और जो फैसिलिटेट करने वाली भूमिका है, अगर इन दोनों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए, तो जहाँ भी रहेंगे बरगद के पेड़ की तरह, मतलब लगातार दूसरों को छाया देंगे, है ना? या लगातार क्या कर रहेंगे, है ना? समाज के लिए एक आभूषण की तरह होंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको सोचना है। अब यहाँ पर एक-एक करके देख लेते हैं स्टेजेस। तो स्टेजेस में वही है, सिंपल सा है, कुछ-कुछ शब्दावली है इसमें, कि प्रारंभ में जो शुरू होता है वो, अगर प्राथमिक सक्सेशन हुआ तो शुरुआत तो बैरन लैंड से होगा। तो हमने कहा कुछ नहीं, न्यूडेशन, नग्नता, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, कुछ भी नहीं। दूसरा स्टेट क्या होगा? प्रवासन, माइग्रेशन। कुछ प्रजातियाँ यहाँ पर आएँगी, जैसे ये चिड़िया है, खा करके इसने पॉटी कर दिया। और अगर कंडीशंस अनुकूल हुए, ये मधुमक्खी है, किसी फूल पे बैठा और फूल उसका, मधुमक्खी को देखिएगा तो क्या होता है? इसमें थोड़ा-थोड़ा रोए जैसे होते हैं, रुई होता है ना? मतलब स्टिकी नेचर होता है। तो जब किसी फूल पे बैठा तो कुछ बीज, कुछ इस पे स्टिक कर गए, यहाँ आकर के बैठा तो बीज नीचे गिर गए। प्रवासन, माइग्रेशन, या तो हवा के द्वारा उड़ करके आ जाए, या ये पक्षियों की भूमिका हो, जीवों की भूमिका हो, कुल मिलाकर के इस बैरन लैंड पे, है ना, ऐसे बीज आ गए। तो यहाँ पर उद्भव और विकास होना शुरू होगा। और यहाँ पर अगर इन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया, कंडीशंस फेवरेबल हो गए, वर्षा हो गई, नमी मेंटेन हो गया, मृदा का निर्माण हो गया और यहाँ अंकुरण हो गया, तो ये स्टार्ट हो गया शुरू, है ना? यहाँ पर वनस्पति का इवोल्यूशन होना शुरू हो गया, स्थापना। तो कई बार यहाँ लिखा होगा स्सीसिस। स्सीसिस का मतलब है बीजों का अंकुरण या पौधों की जड़ों का जमना शुरू हो गया है। और इसके साथ-साथ ये जो क्षेत्र है, इसका रूप रंग बदलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो बीजों का अंकुरण, ये एक पहला स्थिति है, जहाँ पर वो न्यूडेशन से एक हरे-भरे क्षेत्र की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे-धीरे करके क्या होगा कि ये जो संसाधन है, जो जीव हैं, है ना? इसमें जो वनस्पति का विकास हो रहा है, इसमें ये सब आपस में हो सकता है कम्पीट करें रिसोर्सेज़ के लिए, क्योंकि संसाधन सीमित होंगे और उसमें से जो बीज सबसे हेल्दी होगा, जो उस पार्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, वो बच जाएगा, है ना? बच जाएगा और उसके बाद क्या होगा? जीव अपने पर्यावरण को संशोधित करेंगे, लगातार बदलेंगे, पेड़-पौधे अलग-अलग तरीके से, पत्ते गिरेंगे, उससे ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा, नीचे कीड़े-मकोड़े, है ना? ये सब चीज़ें आ जाएँगी जो लगातार इसको पोषण प्रदान करेंगी और फाइनली ये प्रक्रिया जब लगातार चलने लगेगी, चक्रीय अवस्था में हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो स्थिर हो गया है इकोसिस्टम। पेड़-पौधे गिरते हैं, नीचे जो है उसको भोजन बनाया जाता है ना? अपरत खाद्य श्रृंखला के द्वारा उसको खाते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं, फिर से उस, है ना, जंगल को, उस वनस्पति या उस इकोसिस्टम को दोबारा से पोषण मिल जाता है। ये चलता रहता है और साल दर साल हमको उसमें कोई बदलाव नहीं सेम नज़र आता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, स्टेबल कम्युनिटी, ये है पक्ष, ये है मतलब कुछ शब्दावली। कुछ तरीके, एलिलोपैथी का स्थिति है, टॉलरेंस का स्थिति है, कुछ फैसिलिटेट करने की भूमिका में। यही है आपका सक्सेशन का कॉन्सेप्ट, उससे बेसिक जुड़ी हुई बातें। अब इसमें जो मसला है वो यही है कि सक्सेशन के प्रकार क्या हैं? तो अलग-अलग प्रकार हैं। तो उत्तराधिकार के प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सोचें कि एक तो शुरुआत हो सकती है बिल्कुल ऐसे, है ना? बिल्कुल ज़ीरो से, कि कोई गर्म गैस का मैग्मा था, वो ठंडा हुआ तो चट्टान बना। ठंडा होकर के उसमें मॉसेस और लाइकेन्स आने शुरू हुए हैं, तो करोड़ों सालों तक उन्होंने उसके ऊपर जमा होगा, चट्टानों को तोड़ा होगा, मृदा का निर्माण हुआ होगा, पहले बीज आए होंगे, उसमें घास, है ना? ऐसी चीज़ों की वनस्पति का विकास हुआ होगा, फिर धीरे-धीरे करके क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ बढ़े होंगे। तो शुरुआत तो यहाँ से हो जाए और नहीं तो बीच में ही जंगल रहा हो, जंगल को काट दिया गया हो, लेकिन फिर भी कुछ वनस्पति रह गए हों और फिर वहाँ से उनका इवोल्यूशन होगा। तो यहाँ से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक के पहुँचने का समय बहुत लंबा होगा और इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने का समय तुलनात्मक रूप से कम होगा। प्राथमिक सक्सेशन, द्वितीयक सक्सेशन, है ना? प्राथमिक उत्तराधिकार और द्वितीयक उत्तराधिकार। ये सिंपल सी बात है। इसी के बारे में हमको समझना है कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन शुरू से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा और सेकेंडरी सक्सेशन 0 से नहीं शुरू होगा। कुछ न कुछ वहाँ पर अवस्थाएँ बेहतर होंगी, कुछ बीज होगा, कुछ मृदा होगी। तो ऐसे में जो यहाँ पर इवोल्यूशन होगा, वो उसका संघर्ष प्राथमिक की तरह नहीं होगा।
तो ऐसे में ये स्लो प्रोसेस होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक अगर ये पहुँचता है, तो इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा और इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचने में समय तुलनात्मक रूप से कम लगेगा। क्लियर है? इस तरीके से कुछ-कुछ होगा। अगर आप शुरू से शुरू करेंगे तो यहाँ पर मृदा नहीं होगा पहले, चट्टानें होंगी। यहाँ पर अगर आप शुरू करेंगे तो मृदा पाया जाएगा, मौजूद होगा एक्सिस्टिंग सॉइल। जब शुरू से शुरू करेंगे तो यहाँ बीज नहीं होगा, लेकिन आप बीज से शुरू करेंगे तो यहाँ पर बीज पहले से ही होंगे। ऐसे करके कुछ-कुछ स्टेटमेंट आपको देगा प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान में रखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक। तो वही है, धीरे-धीरे करके उसी चीज़ को बताए हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो समझाते हुए आ रहे हैं। शुरुआत शुरू से होगा। ये कंडीशन में ना तापमान फेवरेबल है, ना यहाँ मृदा का फॉर्मेशन है, ना यहाँ पर बीज है, ना कोई वनस्पति। 0 से शुरुआत है। इसको हमने कहा प्राइमरी या प्राथमिक उत्तराधिकार। गड़बड़ नहीं करिएगा। एक-एक चीज़ दिखा-दिखा करके सिर्फ बता नहीं रहे, शब्दों से नहीं बता रहे, दिखा-दिखा करके समझा रहे हैं। क्या लगता है, जल्दी बन जाता होगा ये? कई बार आपकी क्लास लेट हो जाती है, तो लास्ट-लास्ट तक बनाते रहते हैं, है ना? कि कैसे भी समझा दें, कैसे भी इसको विजुअलाइज़ करें, है ना? क्लास छोटी क्यों हो रही है? क्योंकि बनाने में बहुत समय लग रहा है। कई बार क्लास में देखते होंगे ना, नींद सा आता रहता है, बार-बार पानी पीते हैं, 3 घंटा, 4 घंटा सो रहे हैं, ताकि विजुअलाइज़ कर दें आपको। कम समय में ज़्यादा जल्दी तक आपको अपने गोल तक पहुँचा दें। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, विश्वास करिए, है ना? कि अगर आपकी क्लास नहीं हो रही है या क्लास डेढ़ घंटे, 2 घंटे की हो रही है, तो विश्वास करिए इन सबको बनाने में बहुत समय लग रहा है। और 3-3 क्लासेस हैं, है ना? मैथ की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है या पर्यावरण की क्लास है। करूँगा मैं टाइम पे ही, सब चीज़ टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ छूटेगा नहीं, है ना? मैं अपनी तरफ से पूरा भरसक कोशिश करूँगा, आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करिए। 30-33 सवालों का मसला है ना? हिट करना है हमको 33 सवाल और वो 33 सवाल हिट कर गए, है ना? 2-3 बार इसको पढ़ लिए, तो विश्वास करिए उस दिन प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही आसान होगा। फिर मिलेंगे मेंस परीक्षा में, फिर रणनीति बनाएँगे, है ना? कि कैसे ज्योग्राफी का आंसर लिखते हैं, कैसे एनवायरनमेंट का आंसर लिखते हैं। मतलब अभी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्लासेस उस समय उपलब्ध कराएँगे। करेंगे अच्छे से, है ना? और एक बार जरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद देखिए कि शाम-शाम को बैठ करके ना 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया करेंगे। प्राथमिक सक्सेशन क्लियर हो गया? बढ़ता हूँ आगे। दूसरा, प्राथमिक सक्सेशन को ऐसे सीक्वेंस में देखें, तो कई बार देखिए उसके लिए कुछ साइंटिफिक शब्दावली होगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है? तो हमने कहा कि शुरुआत कैसे होगा? बेयर सरफेस से, है ना? तो कई बार इसको लिखा होगा ज़ीरोस सेरे, सेरे का मतलब होता है कम्युनिटी और ज़ीरो का मतलब होता है कोई कम्युनिटी ही नहीं है, ज़ीरो से शुरू हुआ है, बेयर रॉक से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो सेरे होगा, सेरे कम्युनिटी धीरे-धीरे करके अनुक्रमण होगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत क्या होगा? ज़ीरो से होगा। तो वही है, लाइकेन्स हैं, मॉसेस हैं, ये शाकीय पौधे हैं, थोड़ी जड़ें-वड़ें विकसित हो गई, फिर झाड़ियाँ आएँगी और फिर उसके बाद वन होगा। तो शुरुआत शुरू से होगा। तो हो सकता है सॉरी, शुरुआत होगा, ये भी कहेगा कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण में जो प्राथमिक अनुक्रमण है, सक्सेशन है, उसमें आप सीक्वेंस में अरेंज करें कि कैसे-कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो यहाँ पर कुछ वनस्पति के नाम लिखे हुए होंगे, हो सकता है। और कहेगा कि शुरू से शुरू करें कि जब शुरुआत में बैरन सरफेस रहा होगा, फिर कैसे-कैसे हुआ होगा, तो कुछ वनस्पति के नाम हो सकते हैं। जैसे शुरू में लिखे मॉसेस एंड लाइकेन्स, तो ये पहले आएँगे। हर्ब्स का मतलब है शाकीय पौधे का मतलब है जिनका लाइफ स्पैन पूरे साल भर का नहीं होता है, सीज़न का होता है, कि साल के कुछ महीनों में, है ना, कंडीशंस बेहतर हुए। जैसे अभी फरवरी-मार्च के महीने में गूगल करके देखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना? हिमालय के उच्च 3,500-4,000 की ऊँचाई मीटर की ऊँचाई पे जहाँ बर्फ जमा रहता है। अभी का मौसम हो गया फरवरी के एंड से मार्च, अप्रैल के महीने में बर्फ पिघलना शुरू होगा और ये 2-3 महीने में जब बर्फ पिघलेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में, तो पूरे हिमालय के 3,500-4,000 मीटर की ऊँचाई पे खूब फूल-वूल खिल जाएँगे। अब फूल खिल जाएँगे तो उसी का एक इम्पोर्टेंट इलाका है, उसको कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, बद्रीनाथ के पास अवस्थित है। और फिर जैसे ही नवंबर-दिसंबर का महीना आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तापमान कम होने लगेगा, फोटो पीरियडिज़्म, रात की अवधि बढ़ने लगेगी, वो वनस्पति खत्म हो जाएँगे। क्लियर है? तो शाकीय पौधे, हर्ब्स,
सीज़नल नेचर के, ये ग्रो करेंगे। इसके बाद इसका इवोल्यूशन क्या होगा, कुछ झाड़ियाँ जो साल भर ग्रो कर सकें, कुछ पानी को स्टोर करना सीख लेंगी, जड़ें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गहरी हो जाएँगी, तो ये अगला इवोल्यूशन होगा। और फाइनली बड़े पेड़-पौधे वन, है ना? जैसे कि चिर पाइन, रोडोडेंड्रॉन, आगे करेंगे वनस्पतियों के नाम, तो होगा ऐसा कुछ वनस्पति का नाम देकर के भी हो सकता है कि कहें कि सीक्वेंस में अरेंज करें कि अगर इवोल्यूशन हुआ होगा तो है ना? यहाँ से या बैरन रॉक से लेकर के क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक कौन-कौन सी वनस्पति पहले आई होगी। तो मॉसेस, लाइकेन्स, हर्ब्स, शाकीय पौधे, झाड़ियाँ और उसके बाद बड़े-बड़े पेड़-पौधे जैसे कि रोडोडेंड्रॉन है, जैसे कि हम कह सकते हैं पाइन, चिर पाइन के जो पेड़ हैं, इन सब चीज़ों का इवोल्यूशन सबसे लास्ट में हुआ होगा। ठीक है? तो सीक्वेंस क्लियर हो गया? हो सकता है कि इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाए। आगे बढ़ते हैं। ये सिचुएशन देखें। अब इसमें जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि क्या जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमालय के ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं? और अगर हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इमेजिन करें कि जो हिस्सा कभी बर्फ से ढका हुआ था, जो हिस्सा किसी बर्फ से ढका हुआ था, आज अगर वो बर्फ से मुक्त हो गया है, अब साल में पूरे साल भर इस क्षेत्र में बर्फ नहीं जमता है, तो क्या यहाँ पर इवोल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी? बैरन रॉक, बर्फ के नीचे जो चट्टान था, वो बैरन था। अब जब वो बर्फ से मुक्त हो जाएगा, तो धीरे-धीरे करके वहाँ पर इवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। इसको देखें, ये ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो रहा है और विस्फोट होते-होते मान लेते हैं कि अम्लीय लावा था, ये हिस्सा पानी के बाहर आ गया। पहले पानी में था, अब पानी के बाहर आ गया और गर्म है, 2000 2500 डिग्री सेल्सियस का मैग्मा इससे निकल रहा है। जब ये मैग्मा शांत हो जाएगा, तो ये बैरन रॉक यानी कि आज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांत मेखला, वहाँ पर जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है, वहाँ जो द्वीपीय फॉर्मेशन हो रहा है, आइलैंड का निर्माण हो रहा है, तो बैरन रॉक और वहाँ पर इवोल्यूशन शुरू से शुरू होगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में दुनिया में आज भी कहीं पर इवोल्यूशन 0 से शुरू हो रहा है। खास करके जैसे हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है। तो वो हिस्सा जिसमें कभी बर्फ हुआ करता था, अब वो खाली हो रहा है। खाली हो रहा है तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना? मॉसेस, लाइकेन्स इन सब के ग्रोथ देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंटार्कटिका में मॉसेस एंड लाइकेन्स का विस्तार हो रहा है। जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि मॉसेस एंड लाइकेन्स जो क्या है प्राइमरी या आप कह सकते हैं कि पायनियर कम्युनिटीज हैं, सबसे पहले आने वाले, इनका विस्तार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि जो पायनियर कम्युनिटी है, हम अंटार्कटिका में इसका विस्तार देख रहे हैं। हिमालय में पहले ये निचले हिस्सों में देखे जाते थे, अब ऊंचे वाले इलाकों में देखे जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट सही होगा, जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि 2000 तक 2000 में ये पूरा इलाका जो था वो ग्लेशियर से ढका हुआ था। अभी 2010 में केवल यहाँ तक रह गया है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो एक्सपोज हो गया है, यहाँ पर प्राथमिक पायनियर कम्युनिटी आएगी, पायनियर स्पीसीज, मॉसेस एंड लाइकेन्स का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी ज्वालामुखी की क्रियाएं हो रही हैं, दुनिया भर में ऐसे ज्वालामुखी के आइलैंड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत शुरू से हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जहाँ पर ऐसा होगा। कुछ 10 साल, 20 साल, 25-50 साल में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, छोटे-छोटे मॉसेस, लाइकेन्स या फिर पौने उड़ा करके बीज ले आएँगी, फिर वो बीज यहाँ जम जाएगा, फिर इवोल्यूशन शुरू से शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो ये है पायनियर, आप कह सकते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। क्लियर हो गया? द्वितीय अनुक्रमण में कोई कोई बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही बात है कि शुरू से शुरू ना होकर के बीच से कहीं पर शुरू हो, है ना? कि कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जंगल में आग लग जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई सूखा पड़ जाए, है ना? कोई चक्रवात भारी आ जाए और बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाए। बड़ा हिस्सा डैमेज होने के बाद भी मृदा तो रहेगी, बड़ा हिस्सा डैमेज होने के बाद भी कुछ बीज तो रहेंगे ही। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन शुरू से ना होकर के कहीं बीच से शुरू होगा। तो ऐसी स्थिति में क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में, है ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगेगा। क्यों? पोषण यहाँ पर है, बीज यहाँ पर है, मृदा यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में संसाधन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने का जो मसला होगा, है ना, वो तुलनात्मक रूप से तीव्र होगा। यहाँ पर जो पाइनियर स्पीसीज है, वो जल्दी से अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगी, है ना? यानी कि लंबे समय तक मॉसेस एंड लाइकेन्स नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मृदा एग्जिस्ट करता है,
तो अगर कहीं पर बीजें आकर के यहाँ पर गिर गई तो कंडीशंस यहाँ पर ऑलरेडी फेवरेबल है, घास झाड़ियां ये सब हो सकती हैं क्योंकि मृदा भी उपलब्ध है, पोषण भी उपलब्ध है। तो ऐसे में क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगता है। इसलिए किसी भी इकोसिस्टम में अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए और बिल्कुल शुरू से शुरू करना हो, है ना? जैसे मान लेते हैं बैरन आइलैंड है अंडमान और निकोबार में, और उसके विस्फोट से जो मैग्मा निकला तो सब कुछ जल करके राख हो जाएगा, जहां तक भी मैग्मा फैलेगा। वहां से अब जो शुरुआत होगी वो शुरू से शुरुआत होगी। इसका मतलब है प्राथमिक अनुक्रमण की स्थिति होगी। लेकिन अगर किसी आइलैंड पे सुनामी आ जाए, चक्रवात आ जाए, है ना? उसने बड़े हिस्से को डैमेज कर दिया, लेकिन फिर भी मृदा बची हुई है, फिर भी कुछ बीज बचे हुए, या कुछ बीज मिट्टी में दबे हुए हैं। क्लियर है? जैसे स्थिति अनुकूल होगी, दोबारा उनका इवोल्यूशन बेहतर हो जाएगा। द्वितीय अनुक्रमण। तो ध्यान में रखिएगा प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक तुलनात्मक रूप से स्लो प्रोसेस है, लंबा समय लगाता है, 0 से शुरू होता है, और द्वितीयक अनुक्रमण 0 से शुरू होने के कहीं मध्य से शुरू होगा, या शुरुआत से शुरू ना होकर के कहीं बीच से शुरू होगा। ऐसी स्थिति में क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में कम समय लगेगा। तो यही है कि सीक्वेंस में वही है, ग्रासेस हैं, शाकीय पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं और चरम वन है। जो जो हम कहेंगे कि जो द्वितीयक अनुक्रमण है, उसको कहेंगे कि हमेशा मॉसेस एंड लाइकेन से शुरू होगा, तो गलत होगा। मॉसेस एंड लाइकेन से शुरुआत होगी प्राथमिक अनुक्रमण की, प्राइमरी सक्सेशन की, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इसको, प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत, या आप कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत जो होगी ये, जैसे मान लेते हैं ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 में, 23-24 में आग लगा, कैलिफोर्निया में आपने सुना होगा लास्ट ईयर खूब आग लगा जंगलों में। तो यहाँ पर जंगल जल गए, लेकिन फिर भी मृदा बची हुई है, कुछ बीज बच गए। तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक अनुक्रमण। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, वही आग वाला। मान लेते हैं कि ये एक स्थिति है चेरनोबिल, यूक्रेन में। 1997 में न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज हुआ तो आसपास की वनस्पति बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन फिर भी कुछ बच गए तो ये क्या होंगे? द्वितीय अनुक्रमण होगा, सेकेंडरी सक्सेशन। तो कोई प्राकृतिक कोई आपदा आई हो या मानव निर्मित आपदा हो, जैसे हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि पूरा मृदा डिस्ट्रॉय हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी ना पूरा वनस्पति डिस्ट्रॉय हो गया। वहां पर इवोल्यूशन बीच से शुरू होगा, शुरू से शुरू नहीं होगा। क्लियर है? ये सब किसके एग्जाम्पल है? द्वितीय सक्सेशन के। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंचने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है, ये पक्ष है। आगे बढ़ता हूं इसमें। तो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण को लेकर के एक बेहतर समझ हम लोगों ने बना लिया, गलती नहीं करेंगे अब आप लोग, है ना? तो वही बात है, प्राथमिक अनुक्रमण दीर्घकालिक होता है, लंबा समय लगता है, अपेक्षाकृत इसमें कम समय लगता है, ठीक है? द्वितीयक अनुक्रमण और मतलब जो दूसरा डिफरेंस है दोनों के बीच में, प्राथमिक अनुक्रमण जीवन रहित क्षेत्रों से प्रारंभ होगा, बैरन लैंड से, और वो किसी विनाश के बीच से कहीं पर शुरू होगा, बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं होगा। यहाँ पर मिट्टी मौजूद नहीं होगी प्राथमिक अनुक्रमण में, गर्म तब मैग्मा होगा, फिर वो ठंडा होगा। तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक अनुक्रमण में पहले से ही मिट्टी मौजूद होगी, है ना? जो प्राथमिक अनुक्रमण है, इसमें जो पाइनियर स्पीसीज होंगे वो सबसे शुरू वाले होंगे, न जिनकी जड़ें होंगी न जिनके तने होंगे, है ना? पाइनियर जैसे कि मॉसेस एंड लाइकन्स। यहाँ पर वो शाकीय पौधे होंगे, है ना? घास, झाड़ियां, यहाँ से उसकी शुरुआत होगी। तो हो सकता है कि यूपीएससी उस दिन आपसे प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के बारे में कुछ डिफरेंसेस पूछे, ठीक है? गलती नहीं करिएगा। बेसिक बात जो फंडामेंटल है वो चीजों की चर्चा आपके साथ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया हम लोगों ने लगभग ये। अब ये वही है, सेम पॉइंट है, अलग तरीके से इसको बताया गया है, इसको पढ़िएगा। तो इसमें यही है कि इसमें सदियां लग जाएंगी, प्राथमिक अनुक्रमण में समय बहुत ज्यादा लगेगा। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो तुलनात्मक रूप से द्वितीय अनुक्रमण में कुछ दशक लग सकते हैं, है ना? कुछ 100 साल लग सकते हैं, लेकिन प्राथमिक पे तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर जंगल में आग लगी, आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचे, यहाँ जीरो से शुरू करेंगे, बैरन लैंड से। क्लियर है? तो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समय लगेगा, ये बताना चाहते हैं। चलिए, दो बातें हो गई। एक हमने समझ लिया प्राथमिक अनुक्रमण, एक हमने समझ लिया द्वितीयक अनुक्रमण। अब जो तीसरा शब्द है वो है ऑटोट्रॉपिक, स्वपोषी अनुक्रमण। सिंपल सा है, स्वपोषी। जितने भी वनस्पति होते हो तो स्वपोषी है ना, एनर्जी फिक्सेशन स्वयं करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी अनुक्रमण। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ये पेड़ पौधे चाहे घास हो, चाहे झाड़ियां हो, चाहे मॉसेस हो, चाहे लाइकन्स हो, चाहे पेड़ पौधे हो, बड़े पेड़ हो जिनकी जड़ें, तने और पत्ते हो,
ये सब के सब ऑटोट्रॉपिक है। ऑटो मतलब स्वयं भोजन बनाना। तो हम क्या कहेंगे इसको कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें उत्पादकों का प्रभुत्व होता है और कार्बनिक पदार्थ बढ़ता रहता है। यानी कि एक इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें जीवों का उद्भव नहीं हुआ है, जीव नहीं है, केवल वनस्पति वनस्पति का डोमिनेंस है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि वहां जो अनुक्रमण हो रहा है वो जीवों का नहीं हो रहा है, केवल वनस्पति वनस्पति है, हम वनस्पति ही देख रहे हैं। तो हमने कहा कि उस जंगल में मुख्यतः क्या है, वनस्पति ही वनस्पति है। और उन सब की भूमिका क्या है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उनका इवोल्यूशन हो रहा है ना? कि मॉसेज लाइकन से झाड़ियों में या शाकीय पौधों में, सीजनल प्लांट्स में या साल भर रहने वाली झाड़ियों में या उससे उच्चतर वालों में पेड़ में जिनकी जड़ें, तने, पत्ते, फल सब होते हैं। क्लियर है? लेकिन सब अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। तो अगर किसी इकोसिस्टम में केवल हमको यही नजर आता है, केवल यही नजर आता है, केवल वनस्पति 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 की भूमिका ज्यादा नजर आती है, तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकुलर इकोसिस्टम में फ्लोरा ही फ्लोरा है और वो स्वपोषी है और उनका अनुक्रमण ऑटोट्रॉपिक है, स्वयं भोजन बना रहे हैं, स्वयं उनका इवोल्यूशन हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर ये दो स्थितियां हो सकती हैं ऑटोट्रॉपिक की। ऑटोट्रॉपिक मतलब वनस्पति की। एक हो सकता है जमीन का और एक हो सकता है पानी का। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन अनुक्रमण कि मान लेते हैं कि जमीन पे हम पेड़ पौधों से बात करें तो जमीन में वही सेम लाइकन मॉसेस, धीरे धीरे करके मॉसेस लाइकन से क्या होगा, ऐसा शाकीय चरण, और शाकीय चरण के बाद फिर हाईएस्ट जो भी जड़, तने और पत्तों वाला पेड़ पौधा है वो। तो एक तो ये हो गया। अगर हम पानी में बात करें तो पानी में यह अनुक्रमण क्या है, तो पानी में ये जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है वो क्या है, सबसे छोटे सूक्ष्म वनस्पति जिसको हम क्या कहते हैं, फाइटो। फाइटो मतलब जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जिनका पिगमेंटेशन होता है, जो क्लोरोफिल है जिनके अंदर, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, फाइटो प्लैंकटन, है ना, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि पानी में तैर रहे हैं, ऐसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, सूरज की रोशनी के प्रकाश का संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं समुद्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब धीरे धीरे करके, है ना, ये मान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, ये गुजर गए, गुजरने के बाद नीचे जो समुद्र है उसमें जाकर के जम गए, इकट्ठे हो गए, खराब हुए, ह्यूमस का फॉर्मेशन हुआ, मृदा का फॉर्मेशन हुआ और समुद्र से ऐसे घास, समुद्री घास जिसको कहा जाता है ना, ये ग्रो करना शुरू किए गए। तो ऐसे समुद्र में जीना सीखने वाले प्लांट्स कि यार पानी के में डूबे हुए हैं लेकिन सरवाइव कर रहे हैं, ये सेकंड वनस्पति होगा। और इनमें से धीरे धीरे करके क्या होगा, ये जो वनस्पति होंगे, ये वनस्पति ये कर क्या रहे होंगे, जरा सोचिए कि ये जो वनस्पति होंगे इनका बचा हुआ अवशेष यहाँ गिर रहा होगा और समुद्र की लहरें जो यहाँ आ रही होंगी इनसे टकरा करके उनकी गति धीमी हो जाती होगी, और गति धीमी हो जाती होगी तो जो भी समुद्र की लहरें आ रही हैं उसमें गाद बालू मिट्टी होगा, इनके आसपास जमना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, तो इस जगह पे समुद्र की गहराई धीरे धीरे करके कम कम होती चली जाएगी क्योंकि मिट्टी की मोटाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो गहराई कम होगा, इसमें से कुछ पानी के बाहर आ जाएंगे। तो इनको क्या कहेंगे, दलदलीय वनस्पति। पानी में डूबे थे लेकिन धीरे धीरे करके नीचे जो एक्युमुलेशन हो गया मिट्टी का, धीरे धीरे करके गहराई कम हो गई, तो एक कैसा बना लिए, एक आर्द्र भूमि बना ली, एक दलदली भूमि का निर्माण कर लिए और उनमें से वो पानी के बाहर आ गए। ऐसी कुछ वनस्पति जैसे मैंग्रोव का फॉरेस्ट, है ना, जड़ पानी में डूबा हुआ है और उसके बाद भी ये सरवाइव कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है ये जमीन में अलग वनस्पति होगा जो जमीन में रहना सीखेंगे, और यहाँ पर कुछ अलग होंगे जो अलग रहना है, ये क्या होंगे, रीड जैसे होंगे। कभी भी आप समुद्र में ऐसे वनस्पति को उठाएंगे, है ना, तो आप देखेंगे कि अंदर से थोड़े खोखले होते हैं, रीड होता है, खाली होते हैं, है ना, लचीले होते हैं ताकि लहरों को साध सके, है ना, उसमें सरवाइव करना सीख सके। तो यहाँ पर जो अनुक्रमण है, ये आप कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि केवल हमारा फोकस उस इकोसिस्टम में वनस्पति के ऊपर है, जीवों पे नहीं है। तो ऐसे में हमने कहा ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, जमीन पे भी ऐसा अनुक्रमण देखने को मिलेगा और पानी में भी देखने को मिलेगा। तो पानी में जो देखने को मिलेगा मुख्यतः इसमें क्या होंगी, इसमें जैसे इनको आप देख रहे हैं ना सबमर्ज प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होंगे इनका बॉडी कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा ताकि लहरों के साथ जीना ये सीख पाए। जो भी ये होंगे लहरों के साथ, है ना, सरवाइव करना सीख पाए। चलिए,
तो यहाँ हम थोड़ा-सा इसको करंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, स्वपोषी अनुक्रमण। अभी इसको आगे भी करूँगा विस्तार से अगले वाले में, लेकिन यहाँ भी देखना ज़रूरी है, तो इसको देखते हैं। देखिए, एक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने बात किया कि मोसेस लाइकेंस है और उसके बाद फिर ये हो गए, तो मोसेस लाइकेंस अति मात्रा में हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाइटोप्लैंक्टन है, तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ पानी में हो रहा है, पानी में तैर रही है, काई की तरह। तो मान लेते हैं कि पानी में पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए, पानी में पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए, पानी में पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो पोषण की मात्रा ज्यादा होने को हम एक शब्द लिख रहा हूं, घबराइएगा नहीं, है ना? पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो हम उसको कहते हैं यूथ्रोफिकेशन। पोषण की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए, आगे चर्चा होगी, यूथ्रोफिकेशन। अब अगर समुद्र में पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो जरा सोचिए कि पोषण की मात्रा ज्यादा कैसे होगी। तटीय इलाकों में खेती हो रहा होगा, तटीय इलाकों में खेती हो रहा होगा, सारे तटीय इलाकों में खेती हो रहा होगा। तो जो भी आप कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करने में आप क्या करेंगे? फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे। फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, यूरिया डालेंगे, पोटाश डालेंगे, फास्फोरस डालेंगे, ये सब चीजें डालेंगे। अब वो डालेंगे तो हो सकता है कि जिस मृदा में आपने डाला है, उसकी जड़ों ने उसको धारण कर लिया, पेड़ पौधे ने, और बाकी जो है वो पानी के साथ बह करके कहाँ पहुंच गया? समुद्र में। पानी बह करके कहाँ पहुंच गया? समुद्र। तो समुद्र में पोषण की मात्रा ज्यादा पहुंच जाएगी। और ये फाइटोप्लैंक्टन तो वनस्पति ही तो है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन वनस्पति है और अगर समुद्र में पोषण की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी, तो इसका मतलब है बम्पर ग्रोथ होगा फाइटोप्लैंक्टन का। ये ऐसा है ना? समुद्र में लगातार इनका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन। अब जरा सोच के देखते हैं कि ये स्वपोषी है, फाइटोप्लैंक्टन, है ना? अब इनकी मात्रा बढ़ रही है, इनको खाता कौन है? तो इनको खाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव हैं, जिनको हम कहते हैं जूप्लैंक्टन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नाम क्या है? जूप्लैंक्टन। इनको खा कौन रहा है? जूप्लैंक्टन। अब मान लेते हैं संतुलन कैसे गड़बड़ हो गया, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ तेज हो गया, खूब मिला, है ना? एनर्जी खूब मिला, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश खूब मिला, उन्होंने खूब इसको भोजन किया, उनका ग्रोथ बहुत तेज हो गया, बम्पर। अब बम्पर ग्रोथ हो गया और इनको खाने वाला जो जू प्लैंक्टन है, इसका जो ग्रोथ है, ये तुलनात्मक रूप से कम है, स्लो है। तो इसका मतलब है कि जिस दर से ये बन रहे हैं, उस दर से खाए नहीं जा रहे, जिस दर से बन रहे हैं उस दर से खाए नहीं जा रहे जू प्लैंक्टन के द्वारा। इसका मतलब है अतिरिक्त मात्रा में जो फाइटोप्लैंक्टन है वो बच जाएगा, और बच जाएगा तो उसका लाइफ जो है वो हार्डली 5 से 10 दिनों का है, फाइटोप्लैंक्टन का। मान लीजिए कि 20 दिनों का है, 20 दिनों के बाद वो फाइटोप्लैंक्टन खराब हो जाएगा, तो सड़ने लगेगा। और सड़ने लगेगा तो जरा सोचिए कि जो जू प्लैंक्टन नहीं खा पाया और वो सड़ने लगेंगे, तो सड़ने का मतलब है केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन। उस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? फंगस, बैक्टीरिया, इन सब का ग्रोथ ज्यादा होगा। और साथ ही साथ ये फंगस बैक्टीरिया ऑक्सीजन का डिमांड करेंगे, केमिकल रिएक्शंस कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा। तो वो ऑक्सीजन या तो उन जीव जंतुओं के लिए उपलब्ध हो पाए या केमिकल रिएक्शन में खत्म हो जाए। तो चूंकि अगर जरूरत से ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ हो और अति की स्थिति हो, यूथ्रोफिकेशन की स्थिति हो, अति पोषण की स्थिति हो, तो वैसी स्थिति में इस क्षेत्र विशेष में बीमारियां फैलेंगी। इस क्षेत्र विशेष में बीमारियां ना भी फैले, तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन सड़ रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस होंगे, और वो केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो केमिकल का रिएक्शंस होगा, तो उस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। और समुद्र में जितना घुलनशील ऑक्सीजन है, वो या तो मछलियों के लिए, जीवों के लिए उपलब्ध हो या केमिकल रिएक्शन में खर्च हो जाए। तो चूंकि बहुत सारा ऑक्सीजन, मान लेते हैं कि 100 केजी ऑक्सीजन है, 100 केजी, तो 100 केजी ऑक्सीजन में से मान लेते हैं कि मछलियों को जरूरत है 80 किलो की, है ना, एक दिन में।
और यहाँ पर 100 किलो ऑक्सीजन में से 50 किलो ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन में ही खत्म हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कुल बचेगा कितना? 50 केजी ऑक्सीजन, और जीव जंतु डिमांड कितना कर रहे हैं? 80 किलो, यानी कि 30 किलो ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो आप बताइए कि क्या जीवों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी? जीवों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि समुद्र में ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है। बायोलॉजिकल जो जीव है वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई तुलनात्मक रूप से कम है। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन का एक्सेसिव ग्रोथ होता है, अति ग्रोथ होता है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये बीओडी को बढ़ा देता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। तो आज के समय में अगर हम समुद्र की बात करें, तो समुद्र में जो ये वनस्पति की चर्चा हम कर रहे हैं कि ये वनस्पति का इवोल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है ना? तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन है। बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में, खास करके तटीय इलाकों में, हम ओवर ग्रोथ देख रहे हैं फाइटोप्लैंक्टन का, अति की स्थिति देख रहे हैं। ये सिचुएशन देख रहे हैं, और ये सिचुएशन बीओडी को बढ़ाता है। देखिए कहीं लिखा होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी क्रिएट करता है, डेड जोन क्रिएट करता है, लिखा है ना ऑक्सीजन की। ये देखिए, ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, आपके पास होगा, इसको देखिएगा कैसे क्रिएट करता है। तो उसका तर्क क्या हो गया? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? है ना? केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बहुत सारा खर्च हो जाता है, तो कुल उपलब्ध जो ऑक्सीजन होता है वो जीवों के लिए कम हो जाता है। तो डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। क्लियर है? और सप्लाई तुलनात्मक रूप से कम है, तो नेगेटिव इफेक्ट। क्या इस पूरी प्रक्रिया में फंगस और बैक्टीरियल ग्रोथ होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? मछलियों की मौत होगी। तो इसी को कहा गया हार्मफुल एल्गल ब्लूम। जरूरत से ज्यादा या अति की स्थिति तुलनात्मक रूप से क्या होगा? ये कम होगा। लेकिन हाँ, अगर इनका ग्रोथ अच्छा हो, स्वस्थ हो, और अगर जितना डिमांड है उतना डिमांड को ये मीट करे, तो इसका मतलब है कि फाइटोप्लैंक्टन खूब ग्रो करेगा, और इन जू प्लैंक्टन को जितना जरूरत है उतना ग्रो करेगा, तो इन जू प्लैंक्टन की कुल संख्या बढ़ेगी, और जू प्लैंक्टन की संख्या बढ़ेगी तो इनको खाने वाली जो मछलियां हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो उसको खाने वाली मछलियां जो है उनकी संख्या बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के समुद्र में जो ओवरऑल जैव विविधता है वो ज्यादा होगी। लेकिन अति की स्थिति होगी तो ये तुलनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। तो अगर ओवर ग्रोथ है फाइटोप्लैंक्टन का, जरूरत से ज्यादा ग्रोथ है, तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी को बनाएगा नहीं, वो तो मृत जोन क्रिएट कर देगा, डेड जोन्स क्रिएट करेगा। लेकिन एक संतुलित है, जितना आगे की इकोसिस्टम में ऊपर वालों को जरूरत है जू प्लैंक्टन को, अगर उतना का प्रोडक्शन ये बनाए रखेंगे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, उस क्षेत्र में ओवरऑल जैव विविधता तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी। लेकिन आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि कृषि में ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स के कारण तटीय इलाकों में फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम देखने को मिलता है, जिसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। अभी बताएंगे, है ना, आगे चर्चा करेंगे कि कैसे वो एक समस्या क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताना आपको चाहते थे कि जो भी ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, ऑटोट्रॉपिक, है ना, उसमें अति की स्थिति अगर समुद्र में होता है तो उसको हम एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं। तुलनात्मक रूप से वो चुनौतीपूर्ण होता है। एक तो ये पक्ष हो गया। अब अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि जो एल्गल ब्लूम है उसका कारण केवल केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा मात्रा में पहुंचना है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए, है ना, सूरज की रोशनी या ऊष्मा का होना भी जरूरी है। तो अगर समुद्र का तापमान बढ़ता है, अगर समुद्र का तापमान बढ़ता है, तो अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनको सूरज की ऊष्मा या फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज्यादा तापमान या ज्यादा ऊर्जा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में भी एल्गल ब्लूम होने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। जैसे अभी जो आर्कटिक का इलाका है, इसमें हमको एल्गल ब्लूम देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ देखने को नहीं मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमको इस क्षेत्र विशेष में एल्गी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? एल्गी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कारण, है ना, तापन की क्रिया। समुद्र का ये हिस्सा जो फाइटोप्लैंक्टन के लिए तापमान के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, अब उसका तापमान भी तुलनात्मक रूप से बढ़ रहा है। तो उस दिन करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट कहेगा कि फाइटोप्लैंक्टन का विकास हमको समुद्र में तुलनात्मक रूप से उच्च अक्षांशों में भी देखने को मिल रहा है, आर्कटिक के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। तो स्टेटमेंट सही होगा। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज या महासागरों का तुलनात्मक रूप से गर्म होना। जो कंडीशंस फाइटोप्लैंक्टन के ग्रोथ के लिए पहले सुटेबल नहीं थे उच्च अक्षांशों पे,
आज महासागरों के गर्भ होने से वो कंडीशंस उपलब्ध हो पा रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर के ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात हुई, है ना? किताब में पढ़ेंगे तो केवल ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बता देगा, उसको करंट वर्ड से जोड़ करके नहीं। लेकिन आपको करंट से जोड़ करके इसको समझना है, ताकि अगर, है ना, यहाँ तक दायरे से सोचना है, ताकि उस दिन अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट हो तो लगे कि हाँ, हाँ, ऐसा तो हो सकता है। और अगर आपको इस तरीके से सोचे ही नहीं है, तो बस सोचते रह जाएँगे कि यार ये तो काई जैसा होता है, तो ये ऐसा होता है, वैसा होता है ना? बीओडी के साथ नहीं जोड़ पाएँगे, प्रॉब्लम के साथ नहीं जोड़ पाएँगे, है ना? डेड ज़ोन के साथ नहीं जोड़ पाएँगे, आर्कटिक के क्षेत्र के साथ नहीं जोड़ पाएँगे, तो इस तरीके से सोचना है। क्लियर है? इस तरीके से इसको सोचिए। तो ये है एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिसको हमने कहा ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। अब अगले पक्ष की तरफ चलता हूं, हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरोट्रॉपिक का सिंपल मतलब क्या है? इसमें हम प्रोड्यूसर की जगह हम किसको ले रहे हैं? कंज्यूमर्स को, जीव जंतुओं को। हेट्रो, है ना? ऑटो नहीं, हेट्रो, जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पे निर्भर है। हम उसके सक्सेशन को हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन के नाम से जानते हैं। तो किसी इकोसिस्टम में जब हम वनस्पति की बात कर रहे हैं और उसके बैरन सरफेस लेकर के क्लाइमेक्स कम्युनिटी की बात करें, तो उसको कहेंगे प्राथमिक सक्सेशन। जब हम कह रहे हैं कि वो बीज से कहीं से शुरू हुआ होगा, जंगल में आग लग गई हो, कुछ और हो, तो उसको द्वितीयक अनुक्रम कहेंगे। जब हम किसी एक इकोसिस्टम में केवल केवल वनस्पति की फोकस कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। जमीन के संदर्भ में, पानी के संदर्भ में, ये बात रखें। अब यहाँ पर वनस्पति की जगह अगर हम उस इकोसिस्टम में जीवों पे फोकस करेंगे, जंतुओं पे फोकस करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। परपोषी, है ना? दूसरों पे अपनी ऊर्जा के स्रोत के लिए निर्भर है, इसको हमने कहा परपोषी अनुक्रमण। आसान है और कुछ है नहीं। आप बताइए, देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि मसला क्या है। ये देखिए, जीव जंतु है ना? ये दूसरों से या जो भी मैटर है, इसको खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? परपोषी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट फ्लोर है, जैसे कि पेड़ गिर गया, तो आपको ध्यान है कि मैंने मशरूम की बात की थी, फंगस है। ये जो पेड़ है उसके ऊपर ये मशरूम उगाया, तो इसको क्या कहा गया? परपोषी है कि नहीं? ये यहाँ पर जो जीव जंतु, यहाँ पर जो ये पॉन्ड है या ये है, इसमें अगर मछली किसी दूसरे मछली को मार करके खा रही है, तो हमने कहा परपोषी अनुक्रमण है। वहाँ जो जीव है वो गुजर गया, है ना? गुजर गया और कीड़े-मकोड़े उसको खा खा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डिकम्पोज़र्स कहेंगे, है ना? जो सड़ा गला हुआ खाते हैं, है ना? तो ये क्या है? परपोषिक अनुक्रमण है। तो यहाँ पर आप कहें कि परपोषी अनुक्रमण 0 से शुरू होगा, तो पॉसिबल ही नहीं। परपोषी का मतलब ही है जो दूसरों को मार करके भोजन करते हैं। तो ये जीव अगर कहे कि प्राथमिक अनुक्रमण के समय से ही होंगे, तो पॉसिबल ही नहीं। हेटेरोट्रॉपिक अनुक्रमण हमेशा द्वितीयक अनुक्रमण के साथ ही जुड़ा होगा, प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत से तो नहीं हो सकता है। क्योंकि ये दूसरों पे निर्भर है और दूसरों पे निर्भर होने के लिए दूसरे का होना ज़रूरी है और दूसरे का होना ज़रूरी है, वो प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत से तो नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ये जो हेटेरोट्रॉपिक अनुक्रमण है, ये कहे कि शुरुआत से ही होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत से ही हेटेरोट्रॉपिक या परपोषी अनुक्रमण की भी नहीं। इनकी शुरुआत, है ना, न्यूडेशन के प्रोसेस के बाद, मॉसेस, लाइकेन्स इन सब के ग्रोथ के बाद होती है। क्लियर है? हेटेरोट्रॉपिक कॉन्सेप्ट या हेटेरोट्रॉपिक अनुक्रमण। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सिंपल सा बात है, इसमें तो कुछ और है भी नहीं। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स वही हैं हेटेरोट्रॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये पेड़-पौधे हैं, ये मृदा है, मृदा का फॉर्मेशन हुआ। प्राथमिक अनुक्रमण में तो मृदा नहीं होता है ना? चट्टान होते हैं। तो मृदा का फॉर्मेशन हुआ, ये पेड़-पौधे के पत्ते-वत्ते इसमें गिरे, गिर के सड़े गले और इसको खाया केचुए ने, है ना? डिकम्पोज़र्स हैं ये और खा करके इसको ह्यूमस में फॉर्म किया। लेकिन ऐसा होने के लिए वनस्पति का होना ज़रूरी है, पत्तियों का होना ज़रूरी है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि जो हेटेरोटॉपिक या परपोषी अनुक्रमण है, ये कहीं न कहीं बाद में शुरू होता है, यानी कि शुरुआत में पायनियर कम्युनिटी के बाद ही इनका शुरुआत होता है। एक्वेटिक स्टेज में ज़मीन पे तो ऐसा होगा, पानी में अगर हम बात करें, तो यही है कि जो भी सीवेज-वीवेज है, उसमें पानी में हमने उसको डाल दिया, तो उसमें उसके साथ कुछ पोषण गया। पोषण गया तो उसमें बैक्टीरिया, फंगल ग्रोथ ये सब चीज़ें होंगी। या जो पोषण गया उससे एल्गल ग्रोथ होगा, एल्गी का ग्रोथ होगा। अब इस एल्गी को खाने के लिए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए क्या होंगे? ये बहुत सारे जीव-जंतु होंगे, ज़ूप्लैंक्टन हो जो इसको खा रहे होंगे। तो जब हम किसी एक्वेटिक लाइफ में वनस्पति के साथ-साथ जीवों को इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं,
तो हम उसको परपोषी अनुक्रमण कहते हैं। बस इतना ही, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना? जैसे यहाँ पर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की आर्द्र भूमि में, जो भारत की आर्द्र भूमि है, उसका तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ रहा है तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे, उसमें कार्बन का कंटेंट भी बढ़ रहा होगा। वनस्पति का ग्रोथ, ये सब चीजें ज्यादा होगी तो वनस्पति गुजरेगा, गुजर करके सड़ेगा, गलेगा। तो क्या क्या वो वनस्पति जो सड़ रहा है, गल रहा है, उससे उस मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमियां हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे जो आर्द्र भूमि है, अभी के लिए इतना ही रखिए, नहीं तो फिर पेंडोरा बॉक्स बहुत बड़ा मामला खुल जाएगा। आगे चर्चा करूंगा आर्द्र भूमि की, जब चर्चा होगी, है ना, जब रामासार कन्वेंशन की चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी ही। कुल पॉइंट ये बता रहे हैं कि ये जो आर्द्र भूमि है, स्वयं पे है, दलदली भूमि है, इसमें वनस्पति गुजरा, गुजर करके नीचे सड़ गया। अगर कुछ जीव है उन्होंने खा लिया तो खा लिया, ठीक है। और अगर नहीं खा पाए तो ये अंदर ही सड़ता गलता रहेगा, उसके ऊपर गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण हो जाएगा। तो गाद बालू मिट्टी का निक्षेपण हो जाएगा तो ये पत्ते ऑक्सीजन की सप्लाई से दूर हो जाएंगे, नीचे कार्बन का लेयर बना लेंगे। तो हमारी आर्द्र भूमियों में जो हमारे वेटलैंड्स हैं, उसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा है। कार्बन का कंसंट्रेशन तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है। क्लियर है? आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। ये आर्द्र भूमि के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, देखेंगे इसके बारे में। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारे आर्द्र भूमि है, उसमें कार्बन का कंसंट्रेशन तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। और अगर कार्बन का कंसंट्रेशन है, कार्बन को ये धारण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल से कार्बन इनके अंदर समाहित है। और अगर है तो ऐसी आर्द्र भूमियों की क्षमता को बनाए रखा जाए, इनका क्षेत्रफल बनाए रहना चाहिए, इनके धारण करने की क्षमता लगातार बनी रहनी चाहिए, ताकि वायुमंडल से अतिरिक्त मात्रा में कार्बन को अपने अंदर धारण कर पाए। ठीक है? तो कुल मिला के जो पॉइंट है, जो पक्ष है, वो ये है कि एक स्वपोषी अनुक्रमण है और एक परपोषी अनुक्रमण है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो हेटेरोट्रॉपिक अनुक्रमण में हम केवल जीवों की बात, केवल वनस्पति की नहीं बात करते, जीवों की बात करते हैं। ऑटोट्रॉपिक अनुक्रमण में केवल जीवों की बात करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण में केवल वनस्पति की बात करते हैं। स्वपोषी अनुक्रमण में केवल वनस्पति की बात करते हैं। परपोषी अनुक्रमण में हम वनस्पति के साथ-साथ जीवों को भी इंक्लूड करते हैं। बस इतनी बात ध्यान में रखें, ये एक बेसिक बात हो गई, इसको हमने कहा अनुक्रमण। एक जो अगला पक्ष है अनुक्रमण में, उसका नाम है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक अनुक्रमण, ऑटोजेनिक। तो नाम से ही क्या लग रहा है? ऑटोजेनिक, कि सक्सेशन ड्रिवन बाय एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज्ड बाय कम्युनिटी इटसेल्फ। कि ऑटोजेनिक, कि आसपास के परिवेश में जो बदलाव हो रहा है, उस परिवेश के बदलाव से अनुक्रमण की दिशा तय होना, है ना, या उसका डायरेक्शन तय होना। जैसे एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है ना? अगर वो समुदाय है तो वो समुदाय क्या है? समुदाय का मतलब है उसमें वनस्पति भी है, उसमें जीव भी है। वनस्पति और जीव के समागम से, दोनों के सहयोग से क्या हो रहा है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा ऐड हो रही है। तो ह्यूमस का मतलब है कि इस जगह का परिवेश बदल रहा है, और परिवेश को बदलने में केवल वनस्पति रोल नहीं प्ले किया है, जो जीव जंतु हैं उन्होंने भी एक रोल प्ले किया है। तो इसका मतलब है कि जो समुदाय है, जो कम्युनिटी उस क्षेत्र में रह रहा है, यानी कि जो वनस्पति है और जो जीव है, उन दोनों के सहयोग से जो भी ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर उस मृदा में ऐड हो रहा है, उससे उस मृदा की उर्वरता बढ़ रही है। और उर्वरता बढ़ रही है तो वनस्पति का ग्रोथ तुलनात्मक रूप से तीव्र हो रहा है ना? ह्यूमस के बढ़ने से मृदा में जल के धारण करने की क्षमता बढ़ रही है, और जल के धारण करने की मृदा में क्षमता बढ़ रही है तो बीजों के अंकुरण की संभावनाएं बढ़ रही है। अगर ये कंडीशंस हैं तो इसका मतलब है कि कम्युनिटी का सहयोग हो रहा है, सहयोग हो रहा है तो अनुक्रमण की गति तेज होगी। अब इस सिचुएशन को बदलते हैं कि यहाँ पर जो समुदाय है वो ना के बराबर है, जीव ना के बराबर है, वनस्पति बहुत कम है, ह्यूमस की मात्रा कम है। ह्यूमस की मात्रा कम है तो मृदा के ऊपर जो परत होगा ह्यूमस का वो कम होगा, तो नीचे मृदा में जो नमी की मात्रा होगी उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण हो जाएगा तो ऐसे में बीजों के लिए, जो बीज को नमी चाहिए अंकुरण होने के लिए, उसकी मात्रा कम होगी, और उसकी मात्रा कम होगी तो ऐसे में सक्सेशन या अनुक्रमण स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब सहयोग करें और स्थिति परिस्थिति बेहतर हो, सॉइल फॉर्मेशन हो, ह्यूमस हो, है ना, और पेड़ पौधे अगर ग्रो करें तो छाया करें, जिससे मृदा में नमी की मात्रा ज्यादा हो, ये सारी स्थितियां इस जंगल को, इस वनस्पति को, इस फ्लोरा के विकास में एक रोल प्ले करेंगी। कैसे? छाया होगा तो केचुआ भी ज्यादा होगा,
केचुआ ज़्यादा होगा, तो जो पेड़-पौधे से पत्तियाँ गिरेंगी, उसको वो खाएगा, खा करके ह्यूमस बनाएगा तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। इस पेड़ को पोषण बहुत बेहतर मिलेगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करेगा। यानी कि ये अपने ही पर्यावरण का परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं और मिल करके बदलाव ला रहे हैं। ऑटो, जीवों की भूमिका, कि ये जीव कैसे अपने परिवेश को बदल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड कम्युनिटी, है ना? जैसे आप मान लीजिए कि कभी फॉरेन जाइए, किसी देश में जाइए, तो आपको बहुत क्लीनलीनेस नज़र आएगा। चारों तरफ देखें तो नीट एंड क्लीन, है ना? आपको बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे बैठे मिलेंगे, लेकिन समुद्र में आपको एक सिंगल कचरा नहीं मिलेगा। तो उन सब ने मिल करके अपनी जगह को क्या किया है? क्लीन बना लिया है। और हम जहाँ जाएँगे, सिविक सेंस कम है, तो बिस्किट खाए, तो पन्नी वहीं फेंक दिए, चिप्स खाए, वहीं फेंक दिए, है ना? तो क्या है? हमने अपने परिवेश को खुद ही क्या किया? खराब कर लिया। बाहर से कुछ नहीं हुआ, हमने मिल करके ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या उसको खराब कर दिया। ऑटोजेनिक, अंदर से क्या बदलाव हो रहा है? जो जीव वहाँ पर हैं, क्या वो अपने क्षेत्र विशेष को बदल रहे हैं? तो हाँ, बदल सकते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन। ऐसा अनुक्रमण जिसमें समुदाय स्वयं पर्यावरण बदलकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, उनकी भूमिका होती है। क्लियर है? इसको हम अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कोई एक सदाबहार वर्षा वन है, उस सदाबहार वर्षा वनों में, है ना, पेड़-पौधे छाया क्रिएट कर रहे हैं। जो पत्ते हैं वो गिर करके नीचे गिर रहे हैं, और नीचे गिर रहे हैं तो पत्तों से ढका हुआ नीचे ज़मीन है। नीचे नमी की मात्रा बनी हुई है मृदा में, बीजों के अंकुरण की संभावना है। वो पत्ते हैं वो सड़ गल रहे हैं, केंचुआ उसको खा रहा है, खा करके उसको इमीडिएटली, है ना, पोषक तत्वों में तब्दील कर रहा है। मिट्टी की उर्वरता बनी हुई। ये सब क्या कर रहे हैं? सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। निभा रहे हैं तो बदलेगा, है ना? वो रोल एक प्ले कर रहा होगा। तो ये जो जीव हैं, ये इकोसिस्टम के इंजीनियर्स हैं। जैसे ये चूहा है ना? मिट्टी के अंदर जाकर के खोदता है, तो क्या करता है? नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे लेकर के आता है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने में एक रोल प्ले कर रहा है। ये प्रवाल भित्तियाँ हैं। प्रवाल भित्तियाँ इकोसिस्टम के इंजीनियर हैं, जाकर के घर बनाएँगे। उन प्रवालों में जो प्रवाल है उसमें है ना? नाम सुना होगा? प्रवाल बताए भी थे शायद इसका एग्ज़ाम्पल, कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती हैं, सहसंबंध में। तो ज़ूज़ेंथले आ जाएगा साथ में, ज़ूज़ेंथले आ जाएगा, हरा-भरा कर देगा। बहुत सारी मछलियाँ आ जाएँगी, उसको घर बना लेंगी। उस ज़ुज़ेंथले के आने से ऊपर जो भी मृदा-वृदा जमेगी तो उसमें वनस्पति का विकास हो जाएगा। ये अपने आप को बदल रहा है, अपने परिवेश को बेहतर कर रहा है। तो जो अंदर से कम्युनिटी के द्वारा, जीवों के द्वारा, वनस्पति के द्वारा जो इकोसिस्टम में बदलाव किया जा रहा है ना? उसको हम कहेंगे ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक अनुक्रमण। ये सब बातें। ये जो चींटी ये नीचे जाकर के घर बना रही है ना? जो अपना भोजन है वो सब नीचे रख रही है ना? उसमें पोषण ऐड कर रही है, ये चूहा है, ये इकोसिस्टम का इंजीनियर है, नीचे का मटीरियल ऊपर, ऊपर का मटीरियल नीचे कर रहा है। ये सब क्या कर रहे हैं? ओवरऑल रिसाइक्लिंग को बढ़ा रहे हैं। इसको कहा गया ऑटोजेनिक। ये जो जीव हैं, जो वनस्पति हैं, जो फ्लोरा है, जो फौना है, ये सब मिल करके अपने परिवेश को बेहतर कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं सिविक सेंस, है ना? तो इनमें समझ लीजिए कि सिविक सेंस है, और ये पूरे प्रोसेस में इवोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। मॉइस्चर रिटेंशन को बढ़ा रहे हैं, शेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, नए बीजों के उद्भव और विकास में एक रोल प्ले कर रहे हैं। ऑटोजेनिक सक्सेशन। आसान है? तो उस दिन कुछ-कुछ स्टेटमेंट आपसे रखा जाएगा। मैं आज आप लोगों को 20 सवाल दूँगा। मतलब कल अपलोड होगा ये, तो इसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिया हुआ है ना? तो वही है, वन है, कोई जगह विशेष से लाइकेन्स का आना, मोसेस का आना, उसका केमिकल वेदरिंग करना, चट्टानों को ब्रेक डाउन करना, ये सब क्या है? उसके द्वारा बदलाव किए जा रहे हैं, ऑटोजेनिक। वो स्वयं बदल रहा है अपने परिवेश को, ताकि वो जी सके, बेहतर कर सके। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखिए, यही सब ऑटोजेनिक सक्सेशन का हिस्सा है। अब इसी में ये है कि अगर मान लेते हैं, सपोज़ करिए कि ये समुद्र का तटीय इलाका है और इसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या कर रहे थे? इनका मूल भूमिका था कि तटीय अपरदन को रोक रहे थे, मिट्टी को साधे हुए थे, जैव विविधता को बचाए हुए थे, खूब सारी मछलियाँ थी, हमने इसको काट दिया। तो इनकी जो क्षमताएँ थी ऑटोजेनिक, यानी कि जो रोल प्ले कर रहे थे स्टेबलाइजेशन में, हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम कर क्या रहे हैं? मानव इस ऑटोजेनिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, और हस्तक्षेप कर रहा है तो किसी जंगल में जाते हैं, जंगल में किसी एरिया को काट करके कहते हैं कि यहाँ से रोड बनाएँगे, यहाँ डैम बनाएँगे, यहाँ कुछ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं?
उस ऑटोजेनिक सक्सेशन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके डिस्ट्रक्शन में एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये स्थितियाँ क्या होंगी? तुलनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होंगी। तो हम यही कर रहे हैं, या अगर कहें तो हम एक तरीके से जो नेचर है, जो नेचर अपने आप को स्वयं बदलने की क्षमता रखता है, उसमें हस्तक्षेप करके हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये एक बड़ा समस्या है। तो हमको ऑटोजेनिक सक्सेशन को पुश करना चाहिए, उसको और बेहतर करना चाहिए, ना कि उसको हस्तक्षेप। अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहीं पर है, तो हम कोशिश करें कि उस क्षेत्र विशेष में प्रदूषण को कम करें, मानवीय हस्तक्षेप को कम करें, कि वो और ज़्यादा उस चीज़ को स्टेबलाइज़ कर पाए, अपने परिवेश को बेहतर कर पाए, ना कि हम जा करके उसके परिवेश को और खराब कर दें। ये भी है सिविक सेंस। क्लियर है? कि ना केवल वो प्लास्टिक-व्लास्टिक फैला रहे हैं, बल्कि वो जो जंगल है, मैंग्रोव है, हम उसको भी जाकर के क्या कर रहे हैं? उसको भी क्या जा करके कह रहे हैं कि काट देते हैं और यहाँ बना देते हैं एक, है ना? रिज़ॉर्ट, सी फेसिंग। हम क्या कर रहे हैं? ऑटोजेनिक, मतलब इस तरीके से हम उसको बदल रहे हैं। तो हमको एक्चुअली में क्या करना चाहिए? हमको मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं या जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है, उसकी भूमिका को मजबूत करना चाहिए, ना कि उसको कमज़ोर करना चाहिए। बाकी विस्तार से देखेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। तो हमने क्या कहा? हमने एक तरह से एक और सक्सेशन का एस्पेक्ट पढ़ लिया, वो क्या है? ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक, है ना? कि स्वयं एक पॉजिटिवली फ्लोरा और फौना मिलकर के अपने परिवेश को बदल रहे हैं। इसको हमने कहा ऑटोजेनिक सक्सेशन। अब यहाँ पर क्या है? एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक। अब इसमें फ्लोरा और फौना की भूमिका ज्यादा नहीं है, अजैविक कारकों की भूमिका ज्यादा है, एबायोटिक फोर्सेस। हवा का, पानी का, हिमानी का, समुद्र की लहरों का, जैविक फैक्टर्स की भूमिका कम है, फ्लोरा और फौना की भूमिका कम है, बाकी इनकी भूमिका ज्यादा है, लहरों की भूमिका ज्यादा है। कोई चक्रवात आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई ज्वालामुखी आ गया, है ना? या तापमान, समुद्र या जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है। इन भूमिकाओं से जो वनस्पति में बदलाव होगा या वहां के जैविक फैक्टर्स में जो बदलाव होगा, उसको हम कहेंगे एलोजेनिक। क्लियर है? एलोजेनिक सक्सेशन। एलोजेनिक। जैसे आर्कटिक ओशियन में समुद्र के तापमान के बढ़ने से वहां पर फाइटोप्लैंक्टन का विकास हो रहा है, तो समुद्र के तापमान के बढ़ने से ये एक बाहरी कारक हो गया, है ना? पाराजन्य अनुक्रमण हो गया, एलोजेनिक हो गया। एबायोटिक फैक्टर्स के कारण, तापमान के बढ़ने के कारण, जलवायु परिवर्तन के बढ़ने के कारण यहां पर इस क्षेत्र विशेष में बदलाव हो रहा है। इसको हम कहेंगे एलोजेनिक सक्सेशन। तो क्लाइमेट, फ्लड, टेक्टोनिक इवेंट्स, इससे अगर कुछ बदलाव होता है, तो हम कहेंगे एलोजेनिक। और अगर नेचर के द्वारा, जैविक कारकों के द्वारा बदलाव होगा, तो उसको कहेंगे ऑटोजेनिक। तो उस दिन एग्जामिनर आपसे ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, इन सब चीजों के बारे में कुछ-कुछ स्टेटमेंट पूछेगा। बस बेसिक बात इतना ध्यान में रखिए, अजैविक कारकों के द्वारा अगर बदलाव लाया जाता है, तो हम उसको कहेंगे एलोजेनिक, एलोजेनिक सक्सेशन। जैसे एक नदी है, ये नदी यहाँ पर बह रहा है। तो इस नदी के दोनों किनारों पे जंगल होंगे, और अगर इस नदी ने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया तो क्या अब इस जगह पे जैविक फैक्टर्स यानी कि वनस्पति का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? होगा ना? पानी, एबायोटिक फैक्टर उपलब्ध हो गया, उस क्षेत्र में उपलब्ध हो गया, तो यहाँ जो जंगल हुआ, वो तो हुआ ही, लेकिन इसके शिफ्ट होने से इस पूरे इलाके में वनस्पति का विकास हो सकता है एलोजेनिक। तो नदी अगर अपने कोर्स को शिफ्ट करता है, तो वो इलाका जो अभी वनस्पति से घिरा नहीं है, पानी की उपलब्धता कम थी, लेकिन उस नदी के कोर्स के शिफ्ट होने से अब वहाँ पर वनस्पति का विकास हो जाएगा, फिर बाद में फौना भी वहाँ पर आ जाएँगे। इसको हमने कहा एलोजेनिक। क्लाइमेट ड्रिवेन, कि आज जो इलाका आज से 50 साल पहले जो बर्फ से ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था, और बर्फ से ढका हुआ था तो बीजों का अंकुरण संभव नहीं है, वहाँ पर कोई वनस्पति का विकास नहीं देखने को मिल रहा था। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, तो जो हिस्सा परमाफ्रॉस्ट थे, परमानेंटली फ्रॉस्ट थे, बर्फ से जमे हुए थे, परमानेंट फ्रॉस्ट मतलब बर्फ, जो परमाफ्रॉस्ट परमानेंटली बर्फ से जमे क्षेत्र थे, आज वो पिघल करके, है ना, वो बर्फ से मुक्त हो गए हैं। तो क्या तापमान बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो मॉसेस और लाइकेन्स का विकास उस क्षेत्र विशेष में हो जाएगा। एलोजेनिक, बाहरी फैक्टर्स या अजैविक कारकों के द्वारा विकास का पॉसिबिलिटी, इसको हमने कहा एलोजेनिक फैक्टर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर वही है कि जैसे कुछ ग्लेशियर के नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि भूटान में, नेपाल में खुम्बू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर तेज गति से पिघल रहा है। अब पिघल रहा है तो बड़ा हिस्सा आज बर्फ से मुक्त हो गया है। तो बर्फ से मुक्त हो गया है तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ये हिस्सा जो कभी बर्फ से ढका होता था, आज बर्फ से मुक्त हो गया है।
तो क्या तापमान के बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में अब वनस्पति का विकास संभव है? एलोजेनिक फैक्टर्स, जैविक कारकों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। तापमान के बढ़ने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही, एक्सेलरेटेड मेल्टिंग। क्लियर है? इसको हमने क्या कहा? एलोजेनिक। तो अब गड़बड़ी नहीं करिएगा। हमने अच्छे से सारी चीजों को समझा दिया है कि ऑटोजेनिक क्या होता है, एलोजेनिक क्या होता है। इन सारे पक्षों के बारे में विस्तार से आपके सामने बात रखें। क्लियर है? अब कल जब सवाल देंगे तो गलती नहीं करिएगा। ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ऑटो जैविक पदार्थ, एलोजेनिक बाहरी पदार्थ। क्लियर है? यही बातें लिखी गई हैं। ऑटोजेनिक उत्तराधिकार उस उत्तराधिकार को संबंधित जो समुदाय के भीतर के कारकों से परिणाम स्वरूप होता है। उस उत्तराधिकार जो समुदाय के बाहर के कारकों से होता है। जीवित प्राणी ऑटोजेनिक उत्तराधिकार के प्राथमिक चालक है। यहाँ पर अजैविक कारक इसके प्राथमिक चालक। ठीक है? ध्यान रखिएगा उस दिन। ऑटोजेनिक उत्तराधिकार द्वितीयक उत्तराधिकार का पहला चरण है, हो सकता है। ऑटोजेनिक का मतलब है कि जीवों के द्वारा बदलाव, तो इसके लिए जीवों का होना चाहिए। तो प्राथमिक अनुक्रमण की शुरुआत में नहीं होगा, नहीं तो द्वितीयक मतलब बाद की स्थिति में होगा। एलोजेनिक जो हो उत्तराधिकार प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उत्तराधिकार में हो सकता है कि तापमान अनुकूल होगा तभी मॉसेस एंड लाइकेंस का ग्रोथ होगा। तो अजैविक कारक अगर अनुकूल होंगे तभी न्यूडेशन यानी कि जो चट्टान है अगर वो मैग्मा ही गर्म तप्त मैग्मा ही हुआ तो मॉसेस लाइकेंस का ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन वो तापमान ठंडा हो गया यानी कि मैग्मा ठंडा हो गया, चट्टान बन गया, तो अब उसमें मॉसेस एंड लाइकेंस का ग्रोथ हो सकता है। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में वनस्पति की भूमिका ये शुरुआत में नहीं होगी, शुरुआत के बाद से होगी। इसलिए मुख्यतः द्वितीयक अनुक्रमण में इसकी भूमिका होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एलोजेनिक की, तो इसका मतलब एलोजेनिक मतलब अजैविक कारक। तो इनकी भूमिका प्राथमिक अनुक्रमण में भी होगी और इनकी भूमिका द्वितीयक अनुक्रमण में भी होगी। ध्यान रखिएगा इसका। उस दिन एग्जामिनेशन में अनुक्रमण के संदर्भ में एलोजेनिक, ऑटोजेनिक ऐसे शब्द का इस्तेमाल होगा और जो समझा रहे हैं उसको लेकर के उल्टा सीधा स्टेटमेंट होगा। तो वैसे में गलत नहीं होना चाहिए कोई स्टेटमेंट, है ना? सारी बातें आपको समझा दिए हैं अच्छे से। तो यही कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, अनुक्रमण का, कि अनुक्रमण प्राथमिक होगा, अनुक्रमण द्वितीयक होगा। अनुक्रमण में केवल अगर हम वनस्पति को देखें तो एक अनुक्रमण की स्थिति होगी, जीवों को करेंगे तो परपोषी अनुक्रमण की स्थिति होगी। अनुक्रमण का कारण क्या है? स्वयं जीव उसका कारण है या बाहरी फैक्टर्स अजैविक कारक उसका है? तो ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, ये आपका कुल कॉन्सेप्ट था, है ना, अनुक्रमण के संदर्भ में। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। सोचे थे कि ये भी बताएंगे, है ना, कि अब जब ये सब चीज समझ लिए, अनुक्रमण का कॉन्सेप्ट समझ लिए, है ना, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बना लिए, तो अब जीवों के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करेंगे जैसे वो एलिलोपैथी वाला था। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि किस किस प्रकार के इंटरेक्शन की स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट हो रही। तो अगली क्लास में विस्तार से इसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस क्या है। और अगली क्लास में इस टॉपिक के साथ अब हमारा फंडामेंटल लगभग इकोसिस्टम का बेसिक अच्छे से हो गया। अब इसके बारे में एक जो हमारा फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो गया है। अब हम उड़ान भर सकते हैं। तो अब अगली क्लास में मैं आपके साथ इकोसिस्टम या परितंत्र के बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद फिर हम जैव विविधता वाले टॉपिक में क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन वाले टॉपिक की तरफ एंटर कर जाएंगे। क्लियर है? अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, है ना? मंडे को क्लास करते हैं और डिस्कशन करते हैं बाकी चीजों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट।